सभी को सादर नमन। गुलाबी शहर की गुलाबी गर्मी से अब सभी का पुनः अभिवादन। खुले विचार, आनंद और बहार, यही मुस्कान है जिंदगी की। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली if one is in good health. And that is the topic of our webinar today. Swasthasya Swasthya Rakshanam, meaning to preserve the health of a healthy person. This is our prime responsibility. ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम शरीर रूपी मशीन का पूर्ण रूप से ध्यान रखें. This skill we will learn today. कैसे हमारे जीवन शैली में कुछ सिंपल एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करके हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, विटामिन B12, विटामिन D, मस्कुलर पेन, इन सब से हम बचे रह सकते हैं. And to address this national webinar of Jito Ladies Wing Apex, we have with us Dr. Kunal Jain. Dr. Kunal Jain is a neurotherapist with extensive knowledge of naturopathy, Ayurveda, basically a wonderful blend of modern medicine and our traditional medicines. His clear vision is prevention over cure. At Swasthya Sankul, he provides counseling care and service to his patients with a professional attitude and selfless spirit. Let us all build good health with this webinar. Before I hand over to Dr. Kunal, some good etiquettes for the webinar. Request you all to keep your camera on so that there can be good learning through the activities that will be done. And number two, keep a paper and pen ready with you to pen down the questions that will be, you all can ask towards the end of the webinar. With these words, I invite Dr. Kunal to take the discussion forward. सभी को सादर प्रणाम. थैंक यू नीताजी बूचरा फॉर इनवाइटिंग मी. सारी डिग्निटरीज को, JLW की सारे मेंबर्स को, टू ऑल द अटेंडीज मेरा सादर प्रणाम. आज का जो हमारा वेबिनार है डेडिकेटेडली उन लोगों के लिए है जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जो अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट अप रखना चाहते हैं. क्या आपके विटामिन B12 लेवल्स लो है? क्या आपके विटामिन D लेवल कम है? क्या आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं? तो ये वेबिनार डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू कीप योर बैक स्ट्रेट. आप लोग अपनी कमर जितनी सीधी रखेंगे, आपके ब्रेन को उतना प्रॉपर ब्लड फ्लो पहुंचेगा, और ब्रेन को जितना ब्लड पहुंचेगा वो उतनी ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को रिटेन और गैदर कर पाएगा. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू कीप योर बैक स्ट्रेट. आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए जिससे हम बाहर की जितनी भी नेगेटिविटीज है उन सबको अलग कर सकें, और आज जो हम लोग यहाँ लर्निंग जो कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे वो सीधा हमारा ब्रेन उसको रिटेन और गैदर कर सके. मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान. भव भव हो कल्याण भव से हो भगवान. मंगल हो मंगल हो मंगल हो. सभी को सादर जय जी. आयुर्वेद में एक श्लोक है, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणी. पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणी अपथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणी. ये वैद्य जीवनम का एक श्लोक है.
इसका अर्थ है कि अगर आपको पता है कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, किस तरह खाना है, तो आपको कभी भी औषधि यानी कि मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस बीमारी में मुझे क्या नहीं खाना, क्या अवॉइड करना है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, तो मेडिसिन भी आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकती। लेट फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। आज हम लोग के साथ क्या हो रहा है, रोज सुबह 5 टैबलेट्स, रोज इवनिंग में 5 टैबलेट्स। हम अपने दिन की शुरुआत कोई एंटासिड से करते हैं, उसके बाद कोई थायराइड मेडिकेशन, विटामिन मेडिकेशन, फिर इकोस्प्रिन, स्टैटिन्स एंड अ लॉन्ग लिस्ट। सिमिलरली इवनिंग में भी वही एक पूरा क्रम चलता है। तो जो नेचर ने हमें इतना अच्छा फूड दिया है, इतने अच्छे पार्टिकल्स दिए हैं, इतने अच्छी डिशेस दिए हैं हमको, वो कब हम लोग सेवन करेंगे? हमारा पूरा दिन उन टैबलेट्स को कंज्यूम करने में निकल जाता है। अगर हमें पता होगा व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट, तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। हम अपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर घरों में देखते हैं, वो कितने फिट रहते हैं। वो आज 90 ईयर ओल्ड भी होते हैं तो भी जमीन पर बैठ पाते हैं, उनकी नी कितना हेल्दी है। वो लोग कोई इतनी ज्यादा मेडिकेशन नहीं लेते। बट जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, जितना हम लोग हेल्थ के लिए और जागरूक हुए हैं, उतना ही हम लोग ज्यादा मेडिकेशन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज राइट फॉर अस एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। आयुर्वेद में 3 टाइप के बॉडी टाइप बताए जाते हैं, वात, पित्त एंड कफ। मतलब कि बाइल, बाइल, गैस्ट्रिक एंड कफ। आपको ये नॉलेज होना चाहिए आप किस बॉडी टाइप के हैं। इसको बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी अक्सर हम कुछ बाजार में या बाहर का कोई नमकीन खाने में आती है, अगर आपको बहुत जल्दी एसिड रिफ्लक्स आता है, बहुत जल्दी आपको एसिडिटी होती है, तो इट मीन्स कि आपका बॉडी टाइप है एसिडिक नेचर का। अगर उस खाने को खाने से आपको बहुत जल्दी गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, बर्फ आने लग जाती है, आपका ब्लोटेड फील करते हो, तो इट मीन्स आपका बॉडी टाइप जो है वो गैस्ट्रिक है, वात प्रकृति के हैं। और अक्सर कभी ठंडा खाने से या कोई भी गर्म, कोई भी ठंडा कोई भी डिश हम लोग कंज्यूम कर ले और तुरंत हमें कफ हो जाए, सीने में हल्का भारीपन हो जाए, तो आपकी कुछ प्रकृति कफ प्रकृति की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एनालाइज करना जरूरी है कि आप किस प्रकृति के हैं। तो आप पेन डाउन पहला ये पॉइंट करें कि आपकी क्या प्रकृति निकली। आप वात प्रकृति के निकले, पित्त प्रकृति के निकले, या कफ प्रकृति के। मतलब बहुत जल्दी जिसके हमें सिम्टम्स दिखते हैं वो आपका कुछ डोमिनेंट आपका सिम्टम, डोमिनेंट आपकी प्रकृति हुई। सेकंड, नेचर का टेम्परेचर कैसा है, अभी सराउंडिंग में हमारा वेदर कैसा है। जैसे अभी समर सीजन है तो बाहर ज्यादा गर्मी है, ज्यादा टेम्परेचर हाई है, तो मतलब बाहर हीट है। सिमिलरली आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है वो हमें जानना जरूरी है। कि अगर कभी हमने कोई ज्यादा तेज मिर्च मसाले खाए, कोई गर्म खाना खाया और तुरंत आपको एसिडिटी हुई, मतलब कि आपका उससे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा, तो हमारे घर के लोग क्या कहते हैं कि कुछ ठंडा दूध पी लो, छाछ रोटी खा लो, जिससे आपकी हीट सप्रेस हो जाए। सिमिलरली अगर बाहर टेम्परेचर कोल्ड है और अगर आप ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और आपको बहुत जल्दी कफ हो गया, बहुत ज्यादा आपका नोज ब्लोट बंद हो गया, आपको साइनस का प्रॉब्लम हो गया, तो इट मीन्स कि आपको कफ रिलेटेड कोई आपका नेचर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर ठंड है और मेरे बॉडी का नेचर कफ है, तो मुझे ठंडी चीजें नहीं खानी है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड योर बॉडी, वो कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि अगर हमारा कोई भी ज्यादा हमने ठंडी चीजें खाई, हम सुबह का अगर शाम को कुछ खा लेते हैं, या चावल जब ज्यादा खाने में आ जाते हैं, चना राजमा ज्यादा खाने में आ जाता है, तो हमारे कईयों के होता है कि ब्लोटेड फील करते हैं, पेट भारी हो जाता है, इजीली बर्फ आने लग जाती। तो इट मीन्स कि वो फूड उनके लिए राइट है कि रॉन्ग? रॉन्ग। वो उनका फूड उनको सूट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला हमें जानना जरूरी है मेरी बॉडी के लिए क्या उपयोगी है, क्या बेनिफिशियल है, मैं जो खा रहा हूँ वो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। जहां हम लोग कुछ गलत फूड पैटर्न कंज्यूम करने लग जाते हैं कुछ दिन, उससे रिलेटेड हमारी बॉडी बहुत इजीली कॉम्प्लिकेशंस देने लग जाती है। कि अगर आपका बॉडी टाइप पित्त प्रकृति का, बाइल आपका बॉडी टाइप है, और आप ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी एसिडिटी होगी,
आपको बहुत ज्यादा जलन रहेगी, आप आंखें आपकी बहुत ज्यादा गर्म फील होगी, यूरिन इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी ट्रिगर करेगा। तो आपको क्या जानकारी हो गई कि मिर्च मसाले मुझे कम खाने हैं क्योंकि मेरा बॉडी टाइप वाइल्ड प्रकृति का है। आप देखिए कि हम एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ 100-200 जने हैं, कुछ जनों को उस खाने से फूड एलर्जी हुई, उनको घर आके कुछ रिएक्शन हुआ, तो इट मीन्स कि उनको वो खाना सूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो खाने की जो नेचर था वो आपकी बॉडी उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, उसको बहुत इजीली उसने रिएक्ट कर दिया। तो आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी का नेचर क्या है। तब आप जब एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपनी बॉडी का और सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, तो आपको फिर कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए छोटा बच्चा है, उसको अगर वो रात में कोई ठंडा आइसक्रीम खा ले तो मम्मा मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह उठते मेरी नाक बंद है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। होता है कई बार ऐसा। तो क्यों? क्योंकि हमने उस बच्चे को गाइड नहीं किया कि बेटा आपकी प्रकृति कफ प्रकृति की है और आपने रात में कुछ ठंडा खाया है, इसलिए आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट कर गई। यही हम उस बच्चे को कहते हैं कि आप रात को गर्म दूध पियो, हल्की वार्म ड्रिंक पियो और फिर सो, तो आपको सुबह ये दिक्कत नहीं होगी। बहुत से ओल्ड पीपल जब मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे बहुत जल्दी कभी यहाँ दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर आपने कल डिनर में क्या लिया था? बोले कल तो हमने राजमा और चावल खाया। मैंने कहा सर आपको आपकी प्रकृति पता है? बोले हाँ गैस्ट्रिक है, मेरे को बहुत जल्दी गैस्ट्रिक ट्रबल होती है। मैं सर आपने अगर गैस्ट्रिक आपका बॉडी टाइप है और आपने वही इनटेक किया तो उसके पैरामीटर्स आपकी बॉडी में बहुत इजीली बढ़ जाएंगे और अब आप पेनफुल कंडीशन में हो। बोले अब इसको मैं कैसे सप्रेस करो? मैंने कहा अब आप मेडिकेशन ले लेंगे, अब आप कोई पेन किलर लेंगे। तो आपने एक और मेडिकेशन खुद ने ऐड किया है, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं थी बट आपने चला के ऐसी गलती की जिससे आपको एक और मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ गई। तो अब कॉम्बिनेशन हमारी नेचर का और सराउंडिंग की नेचर का समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लर्निंग, जिन लोगों को बहुत जल्दी एसिडिटी ट्रिगर करती है, बहुत जल्दी एसिडिक रिफ्लक्स आते हैं, वो कैसे उसको सप्रेस कर सकते हैं, एक कुछ टिप्स पर हम बात करेंगे। जैसे कि मिलेट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके एसिडिटी को सप्रेस करने में। अगर आपको बहुत जल्दी एसिडिक रिफ्लक्सेस आते हैं तो आप अपनी डाइट में मिलेट्स ऐड करना शुरू कर दीजिए। गर्मियों के सीजन में जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा परेशान करती है वो जौ का सत्तू अगर पियेंगे। जिन लोगों को वेट गेन करना है वो तो उसमें मीठा मिलाएं। सत्तू सब लोग, मैं समझता हूँ सब लोग समझते होंगे जौ का सत्तू। तो जिन लोगों को वेट बढ़ाना है अपना या वेट मेंटेन करना है वो मीठा मिलाएं, मिश्री मिलाएं या चीनी मिलाएं। और जिन लोगों को वेट घटाना है, वेट लॉस करना है, वो उसमें हल्का सा सेंधा नमक, सिक्का जीरा डालेंगे तो उनका वेट रिड्यूस होगा। जौ का सत्तू बहुत बेनिफिट देता है हमारे एसिडिटी को कंट्रोल करने में। पेपरमेंट अगर आप लोग सभी समझते हो तो 1 पिंच ऑफ पेपरमेंट एंड 4 पिंच ऑफ बूरा मानी की पिसी हुई चीनी, इन दोनों को अगर आप मिक्स करके बहुत स्लाइटली लिक करके उस पर हल्का वार्म वाटर अगर पियेंगे तो उससे भी आपके एसिडिक रिफ्लेक्सेस सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बात हुई, बट मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह मॉडिफाई कर दें कि हमें एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स कभी अपनी लाइफ में हमें डिस्टर्ब ही नहीं करें। दो अगर फिर भी गलती होती है, हम सोसाइटी में रहते हैं, कुछ गलत खाने में आए, तो आप इस तरह उसको मैनेज करके रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या हमारा खाना होना चाहिए, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट। हाउ टू ईट, नंबर 1 पॉइंट, हमारा जो भी हम लोग खाना खाएं उसको बहुत प्रॉपरली च्यू करके खाएं। गॉड ने हमें कितने टीथ दिए हैं? 32। और हम लोग कितनी बार च्यू करते हैं? हार्डली 3 या 4 बार। 4 बार में उसको फटाफट अंदर लिया, फिर जल्दी से खाना खाया। हम दिन भर खाने के लिए भागते हैं और खाने को हमने कितना टाइम दिया? हार्डली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इन द लंच, 10 मिनट्स इन इवनिंग डिनर। आप अपने खाने को जितना एंजॉय करोगे, जितना जूसेस उसमें प्रॉपर्ली आपके सलाइवा से मिक्स होंगे, उतना प्रॉपर्ली आपके इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेंगे। हम सभी को पता है कि हमारा सबसे पहला जूस हमारे माउथ में सिक्रीट होता है और सबसे पहला एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। बट हमारी आदत बन चुकी है फटाफट गल्प करने की। जल्दी से हमने खाया, जल्दी से खाया अंदर। क्यों हम उसको टाइम नहीं दे रहे च्यू करने में? क्या हमारी इंटेस्टाइन्स में दांत हैं?
क्या किसी के इंटेस्टाइन में दांत लगे हुए जो अंदर जाके उसको चबाएगा? नहीं। ना हमारे को कोई ऐसा गॉड ने फीचर दिया कि बाद में ऑफिस में बैठ के फिर से जैसे गाय के वापस से अपने वो मुंह में ले सकती वैसे वो फिर उसको चबा ले। हमारे को गॉड ने कहा कि शांति से बैठो, एक जगह खाना खाओ और खूब प्रॉपरली उसको च्यू करो। जितना आप च्यू करोगे आप देखेंगे कि आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन तुरंत आपका मिट जाएगा। प्रॉपरली च्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर आप 10 मिनट देते हैं तो आप कोशिश करिए आज हम उसको 12 मिनट तक कंज्यूम करेंगे, 12 से उसको 15 करिए, 15 से उसको 20 करिए। आप देखिएगा रोज ग्रेजुअली जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उस फूड का आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपके टेस्ट बड्स और एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको और इंटरेस्ट आएगा खाना खाने में। कई लोग होते हैं खाना देख के कि इच्छा ही नहीं हो रही, एक रोटी बस अब नहीं हो पा रहा, अंदर जा ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा कि आपने तुरंत खा के अपने स्टमक को फुल कर दिया। हमारा स्टमक बैग में एकदम से हमने प्रेशर दिया और वो फुल हो गया। अब वो आगे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में तो स्लोली जाएगा और वो आपका पूरा यहाँ पैसेज फुल हो जाता है। फिर हमें बैठे बैठे एकदम रिफ्लक्स आते हैं, हल्की बर्ब्स आने लग जाती है, स्लाइट एसिडिक हो जाता है। फिर हम कुछ एंटासिड्स, ठंडी चीजें लेते हैं जिससे वो सप्रेस रहे। बट उसका रूट कॉज समझना बहुत जरूरी कि च्यू योर फूड प्रॉपरली। तो ये बात हुई हाउ टू ईट। अब व्हेन टू ईट, कब खाना खाएं। आजकल इतनी इजी अवेलेबल जो फूड हो चुका है, हमारी आदत बन चुकी है मंचिंग करने की। अपने टेबल के आसपास आप देखिए सब आसपास सब कुछ लगा के रखते हैं, रोस्टेड मखाने पड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं, नमकीन भी पड़ी है, चिप्स भी पड़े हैं। पूरी टेबल, एक अच्छे सी डाइनिंग टेबल हमारी वर्क प्लेस पे भी आजकल होने लग गई है। हम लोग हेल्दी खा रहे हैं। हेल्दी वो नहीं है बार बार मंचिंग कर रहे हो, बार बार आपके लिवर को आप ट्रिगर करते हो कि भाई जूसेस भेजो, मेरे को डाइजेस्ट करना है इसको। तो आप ओवर फंक्शनिंग करवा रहे हैं हमारे ऑर्गन्स की। जबकि रूल क्या होता था कि आप सुबह, आपका ब्रेकफास्ट टाइम क्या होना चाहिए, 8 to 9 AM पे। जब आप अपने दिन की शुरुआत कोई गर्म लुब्रिकेटेड डाइट से करें, कभी भी ठंडी चीज से अपने दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस पर हम आगे बात करेंगे क्यों नहीं करनी चाहिए, पर अपने दिन की शुरुआत वार्म एंड लुब्रिकेटेड डाइट से करेंगे। कितने बजे अपना ब्रेकफास्ट होना चाहिए, 8 to 9 AM के बीच में। फिर हमारा लंच ठीक इससे 4 घंटे बाद, यानी कि 1 से 2 बजे का टाइम होना चाहिए। जब सन अपने पीक पे हो तभी हमारे बॉडी का जो लिवर है वो पीक पर होता है जूसेस सिक्रीशन के। तो हमारी बॉडी का सूर्य और नेचर का सूर्य दोनों तब पीक पर होते हैं 1 से 2 बजे के बीच में। तब आप अपना लंच करिए, प्रॉपर फुल मील लीजिए, उसमें सैलेड्स भी लीजिए, कोई आपको छाछ दही भी लेना है वो भी लीजिए, 2 तरह की रोटी, सब्जी, लिक्विड सब्जी, प्रॉपर फुल मील हमारा लंच होना चाहिए। फिर उससे 3 घंटे बाद कोई भी एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट कंज्यूम करिए। अगर आपने 1 बजे अपना लंच लिया है तो आप 3 से 4 के बीच में अपना कोई सा भी एक फ्रूट आप कंज्यूम करिए। जो मिक्स्ड बोल फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट है वो मेरी नजर में इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है एल्कलाइन और एसिडिक फूड्स का। अगर आपको नॉलेज है कि ये सारे फ्रूट्स तो इस पीएच लेवल में फिट होते हैं, ये वाले फ्रूट्स इस पीएच लेवल में फिट होते हैं, तब तो आप मिक्स बाउल बना सकते हैं। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक बहुत इजी वे है, 1 फ्रूट एट अ टाइम एंड विच इज सीजनल, जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो। अब आप रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, आप फ्रूट खा रहे हैं साउथ इंडिया का, तो आप सोचिए वो कब वहां से पेड़ से कटा होगा, कब वो ट्रांसपोर्ट पे लगा होगा, आपके पास कब आया है, आपके घर में कब आया, फ्रिज में कितने दिन रहा, फिर आपने कब कंज्यूम किया, कब का कब आपके पास आया, तो उसमें क्या उतनी एनर्जी रहेगी? बिल्कुल नहीं। हम क्यों फूड कंज्यूम करते हैं? एनर्जी के लिए। कोई शौक के लिए तो हम खा नहीं रहे कि आओ आज फ्रूट खाते हैं, बॉडी को तो हार्म हो तो हम तो उसको एंजॉय करेंगे, मजे करते हैं। हम कोई भी फ्रूट फूड जो भी कंज्यूम करते हैं हमारी एनर्जी के लिए करते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके। तो जो भी फ्रूट कंज्यूम करें वो आपका सीजनल होना चाहिए और आपको इजीली अवेलेबल फ्रूट होना चाहिए। तो वो आप कंज्यूम करें 3 से 4 बजे के बीच में, और उसके बाद थोड़ा सा वार्म ड्रिंक, टी, कुछ भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और फिर आपका डिनर टाइम होना चाहिए 3 घंटे अप्रॉक्स। उसके बाद 3 से 3 घंटे मतलब 6 से 7 के बीच में, या 6:30 to 7:30 के बीच में आपका डिनर टाइम होना चाहिए। डिनर हमेशा हमारा लंच से हल्का होना चाहिए।
सबसे हल्का होता है हमारा ब्रेकफास्ट, उससे भारी होता है हमारा डिनर, और उससे भारी होता है हमारा लंच। अगर आप लंच में 2 रोटी खाते हैं तो आपको डिनर में 1 या 1.5 रोटी सफिशिएंट है। सिर्फ उतना ही आपको डिनर में कंज्यूम करना चाहिए। तो डिनर की शुरुआत में आप कुछ सूप या कुछ वार्म कुछ लीजिए, फिर हल्का दलिया चाहे तो वो ले लीजिए, या 1 सवा रोटी वो खाइए। डिनर हमारा 6:30 to 7:30 तक मैक्सिमम कंप्लीट होना चाहिए। आप सोचिए हमारे जैन चर्या में कितना इस पर फोकस किया गया है कि दिवा भोजन, कि अपना खाना दिन में खाइए। क्यों दिवा भोजन पर फोकस किया? कि हमारा जो गट है, हमारा जो बेली है, उसको उसका कनेक्शन सीधा बताया हमारे सूरज से, कि ये हमारे शरीर का सूर्य है। कि अगर बाहर का सूर्य कम हो गया तो हमारे जो शरीर का सूर्य वो भी छिपने लग जाता है। कभी आपने किसी पंछी को देखा है रात में खाना खाते हुए? पंछी देखिए कितना समझदार है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। जैसे ही सूर्योदय हुआ वो अपने घोंसले से उड़ के पूरा काम करने निकलता है, खाना भी लेता है, बच्चों के लिए भी लाता है, सब काम करता हुआ, और शाम होते होते घर आके रेस्ट करता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब दिन छुपा तब अपना काम शुरू करते हैं। क्या सुबह से 6 के रात शाम के 6 12 घंटे सफिशिएंट नहीं है वर्क के लिए? बट हमारी आदत बन चुकी, चला के और लेट, अभी तो 9 ही बजे हैं, 10 बजे खाएंगे। अक्सर जब यंग जनरेशन मेरे पास आती है, पेशेंट आते हैं, मैंने कहा आज कल डिनर कितने बजे किया? सर घर तो हम आ जाते 6:30 7 बजे, पर डिनर वही 9 9:30। मैंने जब 3 घंटा क्या किया? बोले चिप्स खा लिए, फिर जूस पी लिया, कोल्ड कॉफी पी ली, ऑर्डर कर दिया था, फिर डिनर मम्मा ने जो बनाया वो 10 बजे खाए। अगर आप 10 बजे डिनर कर रहे हो तो आपका बॉडी उसको कब डाइजेस्ट करेगा? बोले हम तो 2 बजे सोते हैं, 4 घंटे हो गए ना डाइजेशन के लिए। तो आप सोचिए मदर्स को कितना एजुकेट करने की जरूरत है इस यंग जनरेशन को, कि हमारा जो सूर्य है, शरीर का जो सन है, उसका सीधा कनेक्शन हमारे आउटर सन से। तो आउटर सन जैसे छिप रहा है, वैसे वैसे हमारे शरीर की जो गट फायर है, जो हमारे बेली स्ट्रॉन्ग हीट है, वो भी वैसे वैसे रिड्यूस होने लग जाती है। अगर आप जो फ्लेम है, आप कुकिंग कर रहे हैं, अगर आपकी जो फ्लेम है उसको सिंपल रखें, बहुत लो रखें, तो आपका खाना कितनी देर में कुक होगा? डबल और ट्रिपल टाइम और फुल फ्लेम से, राइट? तो अगर आपकी गट की जो फ्लेम है, अगर वो रिड्यूस्ड है, बहुत कम है आपकी फ्लेम, तो आप उस पर कुछ भी डाल लो, वो कैसे पचेगा? उससे नहीं पच सकता, और फिर वो वहां पड़ा रहता है। और जितनी देर कोई चीज जहाँ पड़ी रहती है उससे उतने ज्यादा वो टॉक्सिन डेवलप करती है, और वो टॉक्सिक आपके ब्लड में मिक्स होके पूरे बॉडी में रोल आउट होते हैं। इसलिए सुबह उठते ही कई बार गर्ल्स क्या कहती है, मम्मा यहाँ पिंपल हो गया मुझे। वो पिंपल रात में ही क्यों उठा? क्यों? क्योंकि रात भर में वो टॉक्सिन आपके ब्लड में मिक्स होके और वो फेस पर रिफ्लेक्शन आ गया उसका। अगर आपने डिनर बहुत टाइम पे किया होता, डिनर बहुत हेल्दी किया होता, तो आपको कभी भी वो पिंपल नहीं आ सकता। तो ये बात हुई हमारी व्हेन टू ईट। तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ब्रेकफास्ट 8 to 9 के बीच में, हमारा लंच 1 to 2 के बीच में, फ्रूट 3 to 4 के बीच में, और डिनर 6:30 to 7:30 के बीच में। अब आप सोचिए अगर आपने 7:30 डिनर किया और मॉर्निंग में फिर आपने अपना ब्रेकफास्ट किया 8 to 9, तो कितना फास्टिंग हो गया? आराम से 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, 12 to 13 आवर्स ऑफ फास्टिंग। क्या कभी अब इसके अलावा हमें जरूरत है कभी फास्टिंग करने की? जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, वो अगर कोई व्यक्ति अपने डेली रूटीन इस तरह का रखेगा तो उसको जरूरत ही नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जाने की, क्योंकि उसका रेगुलर फास्टिंग ही रहता है। 12 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट रेगुलर फास्टिंग के लिए। अगर आप इतनी फास्टिंग करते हैं तो आपको कभी जरूरत ही नहीं होगी एक्स्ट्रा कभी फास्टिंग प्रोसेस पर जाने के लिए। तो जो लोग भी बोलते कि भैया कि हमने 6:30 7 बजे तो खाना खा लिया आपके कहने से, पर 10 बजे फिर भूख लगती है, तो उनको बस पेशेंस की जरूरत है। कि जब हमने कई साल हमारा डिनर हमारा 9 बजे हो रहा था, अब हमने शिफ्ट किया है 3 घंटा पहले, तो बॉडी की जो सर्कैडियन रिदम है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन लेगा। तो अगर आप 20 डेज भी पेशेंटली अपना डिनर टाइम रिड्यूस करके देखेंगे, आप डेफिनेटली मानिए कि आपका जो लाइफ जीने का मजा है, जो फूड इनटेक का जो एंजॉयमेंट है, वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये बात हुई व्हेन टू ईट। हमने बात की हाउ टू ईट। तो ये बातों को अगर ध्यान रखते तो एसिडिक रिफ्लेक्सेस आना बहुत ग्रेजुअली खत्म होने लग जाएंगे। हम आगे बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर,
कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी ट्रिगर करता है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि नंबर 1 फूड अपना प्रॉपरली च्यू करें, पर साथ ही अपने वाटर इनटेक का भी रेगुलेशन रखें। हम लोग पानी किस तरह पीते हैं? खड़े होके, तुरंत फ्रिज खोला, ठंडी बोतल ली और एकदम उसको गर्म कर लिया। पानी का जो आयुर्वेद में शास्त्रों में बताया गया है, क्वचित क्वचित जल गार्गणम, कि स्लोली स्लोली बैठ के पानी पीने से आप उस पानी को भी एंजॉय करेंगे। आप सबने सुना भी होगा कि पानी पियो चबाकर, रोटी खाओ पीकर, कि मतलब आप जो भी अन्न खा रहे हो उसको इतना चबा लो कि वो बिल्कुल पानी हो जाए, और पानी को इतनी देर अपने मुंह में रखो कि वो धीरे अंदर भी जाए तो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, गर्मियों में पानी पी लिया, फिर 5 मिनट बाद कोई पानी पूछे तो हाँ यार प्यास लग रही है। वो प्यास इसलिए लगी क्योंकि हमारे माउथ उसमें हमने उसको ठहरने ही नहीं दिया, तुरंत पिया और सीधे प्रेशर से अंदर ले गए। हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक जगह कंटिन्यू एक प्रेशर से पानी आप गेरिए किसी भी एक जगह पे, और जब कुछ दिन आप घेरते रहेंगे, देखिए वहां एक हल्का सा होल बन जाएगा, एक पिट सा डेवलप हो जाएगा। तो सिमिलरली आप सोचिए, जब आप इतने प्रेशर से पानी देते हैं तो अंदर कहीं सडन प्रेशर नहीं जाता होगा। हमारी लाइनिंग्स जो इंटेस्टाइन की, ईसोफेगस की इतनी सॉफ्ट लाइनिंग्स हैं, क्या स्लाइड उन पे प्रेशर नहीं जाता होगा? अब कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, इस पर डिबेट करने के बहुत से पॉइंट्स हैं, बट एक जनरल लेमन वे में अगर हम इसको खुले दिमाग से इस बात को सोचें, तो सोचिए अगर उस पानी को हम प्रेशर से जब लेते हैं तो वो भी हमारे सडन प्रेशर अंदर डेवलप हो सकते हैं। इसलिए जिन भी लोगों को नी का इश्यू है, उनको सबसे पहले जरूरी है कि वो पानी बैठ के पीना शुरू कर दें, या जिन लोग की फैमिली हिस्ट्री जो अपने नी जॉइंट को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो इस बात को बहुत पॉइंट रखें कि हमेशा पानी बैठ के पिए। जब भी आप पानी बैठ के पिएंगे और 200 ml पानी पिएंगे, तो आप देखिए एट अ टाइम, तो आप देखिए आप अपने ग्रेजुअली पानी से भी आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिल सकती है वो आप अच्छे से उसको गेन कर सकते हैं। हमारे नेचर में कितना पानी है? 70%। और हमारी बॉडी में कितना है? सेम 70%। तो सोचिए 70% आपकी बॉडी के जो डिसऑर्डर्स है वो आपके वाटर से कनेक्टेड है। तो अगर आप पानी पीने का ढंग भी सही फॉलो करेंगे तो आप 70% डिजीजेस से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन के लिए जरूरी पहला कि अपना पानी को हम इस तरह पिए। दूसरा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा ट्रिगर करता है वो छाछ और रोटी का कॉम्बिनेशन भी कंज्यूम कर सकते हैं, कि आप जो भी रोटी हो उसको छाछ में भिगो दें और आधा घंटा पौन घंटा बाद अगर लंच में अगर आप वो शुरुआत में लेते हैं तो भी आपको वो बहुत बेनिफिट देगा। दूसरा, दलिया बहुत बेनिफिशियल होता है, पॉरेज। पर दलिया बनाने का मैं एक रेसिपी आप लोगों को बताता हूँ, बहुत इजी रेसिपी और बहुत स्वीट सी रेसिपी है। कि जब भी आप दलिया सेकें, दलिये को जब हम कुक करते हैं, चलाते हैं, तो उसको प्रॉपरली उसके साथ में घी डालें। कोरा दलिया कभी नहीं सेकना चाहिए। अब हम लोग घी भी डालते तो 5-7 बूंद हार्डली, पर घी का क्या कॉन्सेप्ट है कि घी जब पक जाता है, जब हमने उसको सेकते वक्त में कोई अनाज के साथ में जब उसको सेका, तो उसके जो दाना है, जो व्हीट का जो दाना है, उसने उस घी को पी लिया। वो दाना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो गया। तो जब भी हम लोग दलिया सेकें तब उसमें घी सेकते वक्त में डाल लें। फिर उस दलिये को चाहे तो आप दूध दलिया बना सकते हैं, मीठा दलिया बना सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, या आप उसमें कोई भी नमकीन बना सकते हैं, वेजिटेबल सीजनल वेजिटेबल्स डाल के नमकीन दलिया बना सकते हैं। वो दलिया आप जिनके भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस से इस बात को कह सकता हूँ कि अगर आप उन कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को मॉर्निंग में वार्म दलिया अगर देना लग जाएंगे 21 डेज, तो डेफिनेटली वो अपने कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम पर बहुत चेंजेस फील करेंगे। क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया अपने पेशेंट्स के ऊपर, तो जिनको बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, उन्होंने रेगुलरली पेशेंसली 21 डेज दलिया का इंटेक किया और उनको वो रिजल्ट मिला। पर दलिये पे जो हम लोग ऊपर से घी गार्निश करते हैं, वो गार्निश घी कोलेस्ट्रॉल बिल्ड करता है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। हम लोग जो रोटी पर कई बार ऊपर से अच्छा सा घी लगाते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। आप रोटी के अंदर घी डालिए, वो आपको बेनिफिट देगा। आप दलिया सेकते वक्त अंदर घी डालिए, वो आपको बेनिफिट देगा। तो वो बेनिफिट अगर घी का आपको लेना है तो आप कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। संस्कृत में एक श्लोक भी है, घृत वही प्राणा, कि
घृत माने कि घी, और प्राणा मीन्स एनर्जी। अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हो, फुल बॉडी अपनी बहुत तंदुरुस्त रखना चाहते हो, तो घी का इंटेक जरूर करिए। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, वो इसको पर्सनली हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं उनको कितना कंज्यूम करना है। बट जो फिट है, जिनका हार्ट स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली अच्छी क्वांटिटी में घी कंज्यूम कर सकते हैं। घी से कभी भी वेट नहीं बढ़ता। घी जब हम चीनी के साथ मिलाते हैं तो वो वेट बढ़ाता है, घी के साथ जब गुड़ मिल जाता है तो वो वेट नहीं बढ़ने देता है। ये डिफरेंस है, घी प्लस चीनी वो वेट बढ़ाती है, और घी प्लस गुड़ वेट बैलेंस रखती है। तो जो भी हमारा घी जब चीनी के साथ मिलता है तो वो वेट हमारा पुट ऑन करवाता है। कोरा घी कभी भी हम लोग खाएंगे अपनी डाइट में भी तो वो वेट हमारा नहीं बढ़ने देता है। तो हम लोग बात की अभी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन पे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में डालते रहिए, तो हमारी टीम उसको इवेलुएट करके, और हम कोशिश करेंगे हमारे सेशन के दौरान ही उन पे हम आंसर्स भी करते रहें। कोई बात नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन हो प्लीज जरूर पूछेगा। हम चाहते हैं ये सेशन हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और इंटरेक्टिव हो। ये मेरी लर्निंग जो मैंने बड़े जनों से, गुरुजनों से सीखी, डिस्कशन से, वो मैं आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आपके भी कोई पॉइंट हो तो जरूर, हम चाहेंगे जितने लोग हैं सबको ये ऐसा बहुत लेमन बेसिक टॉपिक है जो सबको इसका नॉलेज है, तो सब इसको जरूर चैट बॉक्स में डालें, तो सब लोग उस पर और सीखेंगे और सबकी नॉलेज एनरिच होगी। हम आगे बात करते हैं विटामिन B12 और विटामिन D, C लेवल्स, इनको हम कैसे मेंटेन करें। अब आप में से कौन से लोग हैं जो बहुत गंदी डाइट लेते हैं, जो बिल्कुल हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, वो हमेशा रोज बाजार का बहुत लो क्वालिटी फूड इंटेक करते हैं। आई गेस आज हमारे साथ 443 लोग हम जुड़े हैं। मुझे शायद ही लगता है आप में से ऐसा कोई होगा जो बहुत लो क्वालिटी ग्रेन कंज्यूम करता हो, बहुत गंदी सब्जियां खाता हो, शायद ही ऐसा कोई होगा। बट आप में से 50% के, मैं डेफिनेटली मानता हूँ 50% के विटामिन लेवल्स लो हैं। और ऐसा क्यों, इसका कभी हमने सोचा? हम सबके दिमाग में एक जरूर आंसर आया कि वेजिटेरियन डाइट में तो विटामिन होता ही नहीं है सर। विटामिन वेजिटेरियंस की डाइट में तो कितना से होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स वो हमको सूट नहीं करते, तो फिर विटामिन हमारी बॉडी में कैसे जाएगा? क्या और जितनी हम लोग अच्छी क्वालिटी ग्रेन वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ परसेंटेज में विटामिन नहीं है? आई गेस कि ऐसा नहीं हो सकता। हर एक ग्रेन में, हर एक वेजिटेबल, हर एक फ्रूट में कुछ ना कुछ लेवल, कुछ ना कुछ परसेंटेज में तो विटामिन होते ही हैं। इट्स जस्ट कि हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। कोई चिकना घड़ा हो, चिकना मटका हो, आप उस पर पानी डालिए, क्या उस पर ठहरता है पानी? यस और नो? थोड़ा सा प्लीज इंटरेक्टिव बनाइए आप लोग। यस एंड नो तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि क्या कभी कोई चिकने घड़े पे पानी डाले तो पानी ठहरेगा? नहीं। मीना जी ने बहुत अच्छा बताया, नहीं, नहीं ठहरेगा। तो सिमिलरली अगर हमारी इंटेस्टाइनल लेयर्स उस विटामिन को नहीं एब्जॉर्ब कर रही, तो उसमें किसकी गलती है? उस फ्रूट की, उस वेजिटेबल की, या हमारी, कि हमने अपनी इंटेस्टाइन्स को ट्रेन नहीं किया उस विटामिन को एब्जॉर्ब करने में। तो अपनी इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करो, अपने इंटेस्टाइन्स को इतना एनर्जेटिक बनाइए कि हम जो भी फ्रूट, जो भी वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट इजीली एब्जॉर्ब हो सके। कैसे एब्जॉर्ब होगा उस पर आज हम आगे बात करते हैं। कि इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज करने का बहुत इजी सा तरीका है कि अपने इंटेस्टाइन्स को चार्ज करना शुरू करें। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसमें अगर चार्जर नहीं लगाओ तो क्या रोज चलेगा? वो गाड़ी में अगर पेट्रोल डालेंगे, नहीं डालेंगे, तो क्या आपकी व्हीकल चलेगा? नहीं चलेगा। उसको हमें चार्ज करना जरूरी है। सिमिलरली अपने इंटेस्टाइन्स को भी चार्ज करना जरूरी है, और उसका चार्जर हमारे खाना खाने के तरीके में होता है। जैसे अभी हमने बात की हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंटेस्टाइन्स आपके पहले एक्टिवेट होना शुरू होगी। दूसरा, हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप सभी अगर अपना वीडियो ऑन कर सकें, जिससे मैं देखूंगा आप लोग इस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसमें आपको कोई चीज, सिर्फ अपने हैंड्स का हम लोग यूज करेंगे, तो ये इतना ही आपको पार्ट शो करना है। अगर आप लोग प्रॉपरली कर पा रहे हैं, जिससे हमारी टीम उसको इवेलुएट भी करेगी कि आप लोग कितने ढंग से इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हैं और क्या उसमें से बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर
कि आप दोनों हाथ अपने जोड़ें। अब इसको रब करें, 30 सेकेंड्स तक हम लोग रब करेंगे। यस, स्टार्ट। बैक जिन जिन का आपका कमर झुक गई है, प्लीज कमर अपनी सीधी रखिए और 15 सेकेंड्स मोर अपने हाथ रब करो। 10 seconds more. Very good. 5 more. 4, 3, 2, 1. Very good. Show your hands. कितनों के हाथ रेड हुए, रेडिश पिंकिश हुए? हम लोग पिंक सिटी से आए आज आपके साथ, तो हम लोग जरूर देखना चाहेंगे आप कितनों के हाथ पिंक सिटी हुए। वेरी गुड। निशा जी के हाथ पिंक सिटी हो गए हैं और पिंक के साथ वार्म भी हो गए हैं। मतलब कि आपने सिर्फ 30 सेकेंड रब किया तो आपके हाथों में आपके प्रॉपर ब्लड फ्लो होना एनहांस हो गया, बूस्ट हो गया। अगर आप सोचिए कि अगर आप अपने एब्डोमेन पे भी अगर ड्राई मसाज करेंगे तो क्या वहाँ स्किन की लेयर से वहाँ पे ब्लड फ्लो एनहांस नहीं होगा? और जितना ब्लड फ्लो एनहांस होता है उतना ही आपकी इंटेस्टाइन्स उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो आपको क्या एक्टिविटी, पूरी क्या एक्टिविटी है कि आप अपने, अगर ये मेरा स्टमक एब्डोमेन रीजन है, मेरा अराउंड द नेवल रीजन है, तो उसको सिर्फ मुझे सिर्फ मसाज करनी है, ड्राई मसाज। आप कभी भी बिफोर द मील, जब आपका पेट हल्का हो, जब या फिर आफ्टर प्राणायाम योगा के बाद, सिर्फ आप अपने ड्राई रब करें अपने स्टमक को। जो भी लोग चाहते हैं अपना फैट रिड्यूस करना, उनके लिए भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है कि आपका कोई भी टावल हो, कोई भी जो हैंड टावल होता है, उसको इस तरह पकड़ ले और सिर्फ उसका ड्राई मसाज करें अपने स्टमक पर, अपने पूरे एब्डोमेन पे। आप देखिएगा कि उस पे धीरे धीरे आप देखिए रेड होना शुरू हो जाएगा, और रेड होने का मतलब है वहां पे ब्लड फ्लो एनहांस हुआ। आप सुपरफिशियल ब्लड फ्लो हो रहा है, वैसे ग्रेजुअली हो सकता है इनर वे में भी वहां पे ब्लड फ्लो एनहांस होने लग जाएगा। और जैसे जैसे ब्लड फ्लो एनहांस हुआ वैसे वैसे एब्जॉर्ब होना प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। और जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन हुआ उतने ही वापस से आपके विटामिन लेवल्स मेंटेन होने लग जाएंगे। एक रिसर्च भी ये क्लेम करती है कि ड्राई मसाज बहुत बेनिफिट देती है ब्लड एनहांस करने में। कई बार हम लोग, अगर आप कोई भी आपकी जगह कोई इचिंग हो रही तो हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं उसको। क्यों? कि वहां पे ब्लड का फ्लो हो जाए और वहां से वो टॉक्सिक रिमूव हो जाए। सिमिलरली आपके पेट पर, यस वी हैव टू डन इट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मसाज भी कर सकते हो या एंटी भी कर सकते हो, किसी भी वे में, बस मसाज करें। क्लॉकवाइज सबसे सेफ और हेल्दी वे होता है। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग विटामिन के इंजेक्शंस लेते हैं, कैप्सूल्स या कंज्यूम करते हैं, अगर उनका लिवर हेल्दी नहीं है तो जो विटामिन की वर्किंग कैपेसिटी 4 इयर्स की, 5 इयर्स की, वो रिड्यूस होके 2 इयर्स ही हो जाती है। मतलब कि 5 साल अगर आपके विटामिन लेवल्स उस इंजेक्शन से मेंटेन रहने थे, तो वो 2 साल पे ही नॉर्मल रिड्यूस होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। तो जिनके बहुत ज्यादा लो विटामिन लेवल्स हैं, अगर वो एक बार बूस्टअप भी करते हैं इन इंजेक्शन या कैप्सूल्स के थ्रू, तो वो करके, बट ये मसाज अगर आप करोगे तो आपको उससे लिवर स्टिमुलेट होगा, आपके सारे जितने भी ऑर्गन ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और जितना प्रॉपरली वो स्टिमुलेट होगा उतना ही उसमें ब्लड फ्लो होके एब्जॉर्ब प्रॉपरली होगी। गुड एब्जॉर्प्शन आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। गुड गट आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो इससे आप विटामिन B12 लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, फॉक्सटेल मिलेट एक मिलेट होता है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देगा आपके विटामिन लेवल को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, फोर्टिफाइड सीरियल, मानी कि मोटा अनाज जो होता है, अगर आप वो अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे, वो अगेन आपके विटामिन B12 मैनेज करवाता है। वॉकिंग बहुत बेनिफिशियल होता है आपके इंटेस्टाइन स्टिमुलेशन के अंदर। तो आप अगर घूमते हैं, पैदल चलते हैं, हल्की जॉग करते हैं, तो उससे भी आपका जो फैट है, एब्डोमेन फैट, वो रिड्यूस होके आपके गट के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगेन वो बहुत बेनिफिट देता है। दूसरा, प्रोबायोटिक्स आपको कंज्यूम करने चाहिए, जैसे केफिर, कॉम्बुचा, योगर्ट, इनका कंजम्पशन आप करें। एक बहुत छोटी सी होम रेसिपी मैं आपको बताता हूँ कि आप घर पे प्रोबायोटिक कैसे बना सकते हैं। तो आप पेन डाउन करें इस पॉइंट को मेजरली, कि शाम को अगर आप अजवाइन का पराठा बनवाइए, जो भी हम रोटी बनती है, पराठा सभी लोग समझ गए तवे पे घी के साथ जो सेकते हैं,
वो पराठा, उसमें अगर रोटी में आपने अंदर ही थोड़ी सी अजवाइन टेस्ट अकॉर्डिंग अगर वो डालते हैं, वो पराठा बनाइए, उसको आप बिल्कुल सेफली, जब ठंडा हो जाए सेफली अपने रख के, सुबह वो पराठा अगर आप कंज्यूम करते हैं टी या मिल्क के साथ, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। अगर आप मिल्क के साथ लेते हैं तो नमक नहीं डालेंगे आपकी इस रोटी में, अदरवाइज आप चाय के साथ या कॉफी के साथ लेते हैं तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जो रात भर का जो ये है उसमें फर्मेंटेशन होके ईस्ट डेवलप हो जाता है, जो एक बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, गुड बैक्टीरिया ग्रो हो गए। और अजवाइन बेनिफिट देता है कि आपके जहाँ भी रात भर में गैसेस एक्यूमुलेट हो गई वो उसको रिलीज आउट कर देगा। ये आपको बेनिफिट देगा आपके इंटेस्टाइन्स को चार्ज करने में, एज अ प्रोबायोटिक भी वर्क करेगा। तो अगर आप कोई दूसरी चीज कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो आप ये घर पे भी अपना प्रोबायोटिक इजीली आप बना सकते हैं। जिन लोगों को विटिलिगो की प्रॉब्लम है, व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, अगर वो भी लोग ये पराठा रोज खाएंगे तो आई गेस कि उनको आप मेडिकेशन के साथ में और बेनिफिट अर्ली रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये बात हुई विटामिन B12 लेवल्स को मेंटेन करने की। अब विटामिन डी लेवल को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कोई आंसर करेगा विटामिन डी लेवल को आप कैसे मैनेज और बूस्टअप कर सकते हैं? एनीवन? सन में जाने का। यस, सनलाइट। बट कितना हम लोग सनलाइट में जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। हम लोग सूरज भगवान को सिर्फ दूर से नमन करते हैं, वो भी कांच में से, कि बाहर जाएंगे तो गर्मी है। तो हम लोग उस सूरज भगवान से कैसे विटामिन डी लें, उसका एक बहुत इजी सी रेसिपी है। कॉपर वेसल, कॉपर का ग्लास सभी ने सुना है, कॉपर का ग्लास सभी के घर में भी है। तो आप उसमें कॉपर के ग्लास में पानी भर के उसको हल्का सा मसलिन क्लॉथ से या अपने जो फाइन क्लॉथ होता है उससे ढक के और बाहर धूप में रख दीजिए। सुबह की फ्रेश धूप में, मतलब सुबह 6:30-7 बजे आप रख दीजिए और 12 बजे तक की धूप में आप उसे पड़े रहने दीजिए। और ये पानी आप दोपहर में या शाम को ये आप कभी भी कंज्यूम करिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ खाए पिए नहीं, कि ये एज अ मेडिकेशन, एज अ मेडिसिन आपको बेनिफिट दे। क्योंकि कॉपर क्या होता है, एनर्जी पैसेज करवाता है हमारी बॉडी में, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो भी कॉपर वायर होते हैं घरों में जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, तो यही कॉपर बेनिफिट देगा एज ए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टर। तो हमारी बॉडी में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट कौन देगा? ये कॉपर। और जब हमने उसको इस तरह धूप में रख दिया तो उसमें क्या मिल गया उस पानी में? विटामिन डी। और विटामिन डी मिलने से हमारी बॉडी में जब वो पानी गया तो वो आपके विटामिन लेवल्स को मेंटेन रखेगा। बट ये बात जरूर ध्यान रखें कि इसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ नहीं खाएंगे, जो ये एक मेडिकेशन की तरह आपको बेनिफिट देगी। तो हमने अभी तक बात की हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, एसिडिटी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने विटामिन B12 को, विटामिन डी को हम कैसे मैनेज और मेंटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि जिन भी लोगों को जॉइंट एक है, मसल पेन हो जाता है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन पुअर है, उन सभी के कहीं ना कहीं विटामिन लेवल्स लो हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि विटामिन के कुछ लेवल्स आपके ड्रॉप डाउन हो चुके हैं। तो आप अगर इन कुछ बातों को ध्यान रखते हैं और उसको मेंटेनेंस पर वर्क करते हैं तो आप हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ की तरफ बूस्ट हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस दिए हैं डॉक्टर साहब आपने फॉर आवर एवरीडे प्रॉब्लम्स। एंड ये बिल्कुल सही है, हेल्थ अकाउंट और बैंक अकाउंट बिल्कुल एक जैसे हैं, जितना हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हम निकाल पाएंगे। अब एक चीज ये है कि सभी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन रहे, वी लुक ग्लो, यू नो, वेरी nice and our skin is very glowing and we keep shining, you know. तो स्किन, ग्लोइंग स्किन और गट का आपस में क्या संबंध है, उसको हम कैसे स्किन को हमारी ग्लोइंग कर सकते हैं, ऑलवेज लुक नाइस एंड हैप्पी एंड फ्रेश, इसके लिए हमको आप बताएं। आप सबके इतने सुंदर चेहरे देख के लग रहा है कि ऑलरेडी आप उसका सोल्यूशन तो है आपके पास। मैं फिर भी एक रिपीट कर देता हूँ आंसर्स को, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि रेगुलरली उसको फॉलो करते आ रहे हैं JLW की सारी टीम, बट स्टिल कि हमारी फेस को ग्लोई रखने के लिए कोलेजन और विटामिन ई बहुत बेनिफिट देता है। अब एक तो वे होता है उनके सप्लीमेंट्स पे जाओ, बट सप्लीमेंट्स वेजिटेरियन होना बहुत डाउटफुल होता है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि जो मोटा अनाज जो होता है उसके अंदर विटामिन ई एनरिच्ड होता है,
उससे कोलेजन का बूस्टअप होता है, वो आपके फेस को ग्लोई रखने में बहुत बेनिफिट देता है। दूसरा एक सूत्र है कि तेल लगाओ, घी खाओ। आज हम लोग क्या करते हैं, तेल खाते हैं और घी को सिर्फ देखते हैं, साइड में पड़ा पड़ा उसको सिर्फ देखते रहते हैं। हमने गलती क्या कर दी, तेल खाना शुरू कर दिया और घी को भूलना शुरू कर दिया। जबकि आयुर्वेदा से तेल लगाओ और घी खाओ। तो हमें रेगुलरली अपने एब्डोमेन पर तेल का मालिश करना चाहिए। तेल को जितना आप मालिश करेंगे उतना ही आपको वो ग्लो बनाता है। आप लोग कभी कोई स्किन ड्राई हो जाती है तो हम क्या लगा लेते हैं, मॉइस्चराइजर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके जो इजीली जो ऑयल अवेलेबल है, सरसों का तेल, तिल्ली, ऑलिव ऑयल, उस ऑयल की अगर आप वीक में एक बार भी मसाज करवाओगे तो आपकी स्किन सेल्स बहुत लुब्रिकेटेड रहेंगे। और मसाज करने का बहुत इजी सा एक वे होता है कि पहले अगेन ड्राई मसाज करो, कि जो भी आपके स्किन के पोर्स हैं जो क्लॉग हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, उनको पहले से ड्राई रब करो। फॉर एग्जाम्पल हमें हाथों की मसाज करनी है, पहले सिर्फ ड्राई हैंड से इस हाथ की मसाज करो। सबसे पहले जब आपने ड्राई मसाज की तो उससे आपके स्किन पोर्स ओपन हुए, और फिर आप जब ऑयल मसाज करेंगे तो वो आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब करेगी। आप करके देखिए, कई लोगों की स्किन इतनी ड्राई होती है कि आप उसमें 2-2 चम्मच तेल भी लगा दे तो भी 10 मिनट बाद वो स्किन उसको एब्जॉर्ब पूरा कर लेती है। तो सोचिए इनर ड्राइनेस कितनी होगी, इनर ऑर्गन्स के ऊपर जो लुब्रिकेटेड ऑर्गन्स हैं वो कितने रिड्यूस्ड होंगे, कितने श्रिंक हो चुके होंगे। आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि किडनी श्रिंक हो रही है, आपके इनर इंटेस्टाइन्स में कहीं स्वेलिंग आ चुकी है। जो ये सब बातें हैं वो इसलिए होती है कि हम उसको प्रॉपरली वर्किंग में नहीं ला पाए। तो अगर आपको कोई भी अपना बॉडी पार्ट को पहले मसाज करनी है, पहले ड्राई मसाज करो। ड्राई मसाज के बाद कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता हो, कोई भी ब्लेंड ऑफ ऑयल आप बना सकते हो, कोई भी मिक्स ऑयल। जैसे मेरे पास यहाँ पे चमेली का तेल है, मैं अभी हीट गर्मियों में चमेली का तेल भी बहुत बेनिफिट देता है। आप बस इसकी 5-7 ड्रॉप्स हाथ में लो, इसको रब करो और सिर्फ हल्की जेंटल मसाज करो। जरूरी नहीं रोज मसाज हो, वीक में एक बार सफिशिएंट होता है मसाज। वो मसाज बहुत बेनिफिट देता है स्किन को ग्लोई रखने में। घी का इनटेक थोड़ा इंक्रीज करो जिससे आपके कोलेजन का प्रॉपर वर्किंग हो, विटामिन ई प्रॉपरली आपकी बॉडी में हो। अगेन आई वुड एक स्टार मार्क है कि जो लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो वो लोग ऑन प्रिस्क्रिप्शन या ऑन कंसल्टेशन ही घी का इंटेक उतना इंक्रीज करें। बाकी जो फिट है, जिनके पैरामीटर सही हैं, वो वेट के कारण घी का इंटेक बिल्कुल बंद नहीं करें, जरूर घी का इंटेक करें। और जैसे कि पहले बताया कि घी सींचते वक्त में, पकाते वक्त में खाइए, कच्चा घी नहीं खाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन जैसी है वैसी सभी की स्किन हो सकती है। Wonderful. Now, Dr. Kunal, are there some food combinations that we should not have, which are not good? We would like to know about any food combination that you suggest we should not have. डेफिनेटली रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हमेशा हमारे गट को डिस्टर्ब करता है। आयुर्वेद में एक श्लोक भी है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नि, कि हमारे गट की जो प्रॉब्लम्स है उसी से हमारे पूरे शरीर में प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। मंदाग्नि का मीनिंग होता है लो हीट। जैसे ही पहले मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि अगर आपकी कुकिंग फ्लेम कम होगी तो हमारा कुकिंग टाइम 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली हमारी अगर गट फायर लो है तो आप कुछ भी खाइए, आपकी पेट उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकता। तो उस फ्लेम को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और उस फ्लेम को डिस्टर्ब सबसे ज्यादा करता है हमारा ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, कि हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि नमक और दूध का कॉम्बिनेशन जैसे नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, सुबह पोहा खाया, उसमें अच्छा सा नींबू भी डाला, नमक भी डाला, और साथ में फिर एक ग्लास हमने अपने किड को ठीक है एक दूध का ग्लास भी ले लो। हमने क्या दे दिया, दूध प्लस नमक प्लस नींबू। अब हम सबको ये बात भी पता है कि दूध में अगर नींबू डालेंगे तो क्या होगा, उस दूध का वो फट जाएगा। तो क्या वो अंदर जाके वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बना होगा, बट हमें लगता है अंदर गया, वो अंदर जाने, वो अंदर का सिस्टम जाने, हमारे को क्या मतलब। वो एक रॉन्ग वर्किंग। तो हमेशा सेपरेट रखना चाहिए, नमक और दूध का कॉम्बिनेशन कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। वैसे ही कई लोग होते हैं जो प्याज और दही का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कि दही का रायते में प्याज डलवाते हैं।
आप लोग तो काफी लोग नहीं खाते प्याज, पर बहुत से लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी होंगे जो रायते में प्याज डालते हैं। सोराइसिस होने का बहुत बड़ा एक रीजन ये है, जिनको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, एक्जिमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका ये देखा गया कि उनका एक हिस्ट्री रही है कि प्याज और दही साथ में मिक्स करके खाने का। वैसे ही गर्म और ठंडा का एक कॉम्बिनेशन, हम सिजलिंग ब्राउनी लेते हैं और उस पर क्या डलवाते हैं, आइसक्रीम। मतलब कितनी गर्म वो ब्राउनी की उसको हम टच भी नहीं कर सकते, और उसके ऊपर हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिक्स करवाई। वो एक जो ब्लेंड बना, वो क्या अंदर आपकी बॉडी डिसाइड कर पाएगी कि आपने ठंडा खाया कि गर्म खाया। बट टेस्ट बड्स, इतनी सी जीभ के लिए हम अपने पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। और उसके बाद फिर पेशेंट का कॉमन कंप्लेंट आता है कि सर रात को कोई खाया तो था बट सुबह हमारे काफ मसल्स में बहुत पेन है, हमारे पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा पेन है। तो सोचिए रात का खाना हमें सुबह वो एक रिफ्लेक्शन देता है। बल्कि आप तो कभी दूध और नींबू का कोई कॉम्बिनेशन जैसे पोहा और दूध पी लीजिए, आप देखिए तुरंत आपका स्टमक रीजन पे हल्का आपको दर्द सा उठेगा, बहुत हल्का सा दर्द होगा। वो एक रिफ्लेक्शन है, आपके बॉडी का रिएक्शन है कि आपने कोई गलती की है, वो गलती की अब आपको सजा मिलेगी। वो एक अलार्म बजता है आपकी बॉडी में। हम अगर उस अलार्म को समझ लेंगे तो आपकी बॉडी रिवर्स हो सकती है, अदरवाइज वो क्रॉनिक कंडीशन बनती जाती है। एक्यूट से क्रॉनिक होने के रीजन हमारी लाइफस्टाइल है। तो ये जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, दूध प्लस नमक, प्याज प्लस दही, गरम प्लस ठंडा, और ऐसे एक लॉन्ग लिस्ट आयुर्वेद में बताई गई। आपको आगे हम लोग पीडीएफ भी शेयर करेंगे जिसमें पूरे एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। अगर आपको उसका नॉलेज होगा, नॉलेज ही नहीं हो तो गलती मान सकते हैं। बट आज आप सभी ने बात को सुना है, समझा है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इसको रेगुलरली अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में, तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत सी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा कारण है आपके गट फायर को खत्म करने में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर कुणाल कि हमें ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और आप एक पीडीएफ दे ही रहे हैं जिसमें आई होप यू आर गोइंग टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल, क्योंकि बातें तो हमने सुन ली, सब विचार सुन लिए, लेकिन अब हम उनको पर चलना पड़ेगा, 21 डेज तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम बदलाव देख पाएंगे हमारे जीवन में। नाउ डॉक्टर कुणाल, ये हमेशा कहा गया है कि पेट ही सब रोगों की जड़ है। और जब हमारे जैसे गार्डन में कोई पौधा लग जाता है और उस पौधे को जब हटाता है गार्डनर, तो उसको जड़ से हटाता है। तो सिमिलरली रोग हो जाए तो उसको हटाने की क्या उपाय हैं? ये कोई उपाय बताएं आप जिनको हम ध्यान रखें। कोई भी हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि हर एक डिसऑर्डर का कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे गट से है, हमारे पेट से। पहले हमें उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, जिसपे हम पहले बात कर चुके हैं कि अपना फूड ईटिंग हैबिट, वाटर इनटेक हैबिट्स को हमें रेगुलराइज करना, फिर फूड कॉम्बिनेशंस को हमें ध्यान में रखना। तीसरा, जो हमारी गट फायर है उसको हम कैसे बूस्टअप करके रख सकते हैं, वो जरूरी है। जब फ्लेम गर्म होगी, तेज लाप होगी, आप उसमें कुछ भी डालिए वो तुरंत जल जाता है। आप, मैं मानता हूँ कि बैक्टीरिया भी जाएगा वो भी जल जाता है। बैक्टीरिया तो कितना माइन्यूट है, कितना छोटू सा है, वो अगर इतनी गर्म, इतनी तेज हाई पीएच मतलब पे जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको पता है, आप जो अपने इंटेस्टाइन से जो लिवर से जो बाइल सिक्रीट होता है उसका क्या पीएच है, 2 या 3 उसका पीएच है। वो इतना एसिडिक है। जो तेजाब की हमारी बॉटल है उसका ही पीएच होता है 5, 4 या 5। तो ये उससे स्ट्रॉन्ग, डबल स्ट्रॉन्ग वो बाइल है, वो जूस है। तो वो जूस आप सोचिए कि क्या कोई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई वायरल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपने जो बाहर कुछ गलत खाने में आया तो वो तुरंत जब उस हीट के कांटेक्ट में आया वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो जरूर डिस्ट्रॉय होगा, पर जब उस फ्लेम को आप मेंटेन करके रखेंगे। जब लाप सर्दियों में हम लोग हाथ सेकते हैं, वो लाप हीट जब कम हो जाती है, या जब हम लोग हवन करते हैं वो हीट कम हो जाती है, तो पंडित जी उस पर क्या डलवाते हैं? आप, बहुत से लोग, सबकी शादी हुई है, बहुत से लोगों की इनफैक्ट शादी जरूर हुई है, तो जब आप फेरे लेते हो तो जब हीट कम हो जाती है फ्लेम की, तो उस पर पंडित जी क्या डालते हैं? घी। घी डालते हैं।
तो क्या हमारे जो गट में जो फ्लेम है उसको घी की जरूरत नहीं है? उसको कोई लुब्रिकेंट, कोई ऐसा जरूरत नहीं जो उस फ्लेम को मेंटेन करे। तो उसको अगर आप खा नहीं सकते, घी का कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। उसके लिए एक सिग्नल, एक पैसेज हमारी बॉडी में है जिसको बेली बटन कहा जाता है, नाभि जिसको कहा जाता है। अगर आप अपने बेली बटन में रेगुलरली कोई भी ऑयल या घी का मसाज करेंगे तो आपकी वो फ्लेम मेंटेन रहेगी। मैंने इसको एक अपने एक पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट किया। उनको बहुत ज्यादा स्टिफनेस थी, जॉइंट एक था, मसल पेन रहता था, मतलब बहुत परेशान रहती कि भाई दिन भर घर का भी काम करना, बस हमेशा एक दर्द रहता था शरीर में। पेन किलर लिया तो 8 घंटे ठीक रहे, बट फिर अगेन वो दर्द। तो हमने उन पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि आप अपने नेवल पर कैस्टर ऑयल का आप मसाज करिए, और 21 डेज रेगुलरली उन्होंने रात को 5 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल अपने नेवल पर मसाज किया, और उनके जो पेन 100% था वो 20% पर आके रुक गया। तो आप सोचिए, सिर्फ नेवल मसाज करने से आपकी फ्लेम हर तरह के डिसऑर्डर्स, डिजीजेस को खत्म करने की शक्ति रखते हैं। तो आप अगर उसमें जिन लोगों को भी, अगेन ये पेन डाउन करने वाला पॉइंट है कि जिन भी लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है कि यहाँ दबाते हैं तो भी पेन है, पाँव में दबाया तो भी पेन है, सर्वाइकल का भी है, लोअर बैक भी है, नी का भी पेन है, सब जगह पेन 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 है, मतलब आपके गैस्ट्रिक कुछ ट्रबल इनर बॉडी में है, तो आप कैस्टर ऑयल 5 ड्रॉप्स एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सरसों या तिल्ली तेल को ब्लेंड करके अपने नेवल पर रेगुलरली रात को मसाज करो। मसाज करने की जो टेक्निक है वो इस तरह कि मान लो ये आपने ऑयल लिया, इसको प्रॉपरली पहले 3 ड्रॉप्स से 5 ड्रॉप्स ले, दोनों को अच्छे से ब्लेंड किया, और हमारी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर से अपने नेवल पर हम लोग इस तरह मसाज करेंगे, और मसाज करते जाएंगे और डीप इस तरह ब्रीथ करते जाओ, जिससे वो प्रॉपरली अंदर सक हो जाए, अंदर खिंचना शुरू हो जाए। बेली ब्रीदिंग सुना है आप सभी ने इस टर्म को, तो हमारी बेली भी ब्रीथ करती है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डीप ब्रेथ लोगे तो आप देखिएगा वो ऑयल पुल होएगा कुछ दिनों में। आप फीलिंग भी कर सकते हो कि आपके वो ऑयल अंदर पुल होने लगती है। तो जिन भी लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल, पेन रहता है, वो कौन सा ऑयल लेंगे? 5 ड्रॉप्स ऑफ कैस्टर ऑयल प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ तिल्ली या सरसों ऑयल। जिन भी बच्चों को कफ रिलेटेड कोई शिकायत रहती है, बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, वो 2 ड्रॉप्स ऑफ यूकैलिप्टस यानी कि नीलगिरी का तेल और 5 ड्रॉप्स ऑफ तिल्ली या सरसों का तेल इसी तरह ब्लेंड करके नेवल मसाज करवाएंगे। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है वो लोग या तो देशी घी का मसाज करेंगे या फिर कोकोनट ऑयल का मसाज करेंगे। तो तीनों प्रॉब्लम्स से ही हमारे बॉडी के मेजॉरिटी डिसऑर्डर्स हैं, वात पित्त कफ। तो एसिडिक वाले इस तरह करेंगे, गैस्ट्रिक वाले कैस्टर ऑयल के ब्लेंड के साथ, और कफ वाले यूकैलिप्टस यानी कि नीलगिरी के तेल के साथ ब्लेंड करके और मसाज। डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे दूसरे ऑयल के साथ ब्लेंड करके, और फिर मसाज करेंगे। और मसाज का क्या तरीका है? अप्लाई करते जाइए और डीप ब्रीथ करते जाइए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये हमको बताया कि how we have to massage the belly button and activate it so that we are healthy and fit. Now, Dr. Kunal, there is a common problem. I think all the audience that has joined today has a very common problem. We try to eat wrong. We try to eat the right things. We try to eat the right things. We try to do the yoga. We try to do the exercise. We try to do everything. But weight management is a problem. So, diet control भी कर लेते हैं, पर weight management का एक कोई आप हमको तरीका बताएं, हमको इसके बारे में बताएं। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जिन भी लोगों के हिप रिलेटेड कोई पेन रहता है, ग्रॉइन पेन है, नी रिलेटेड जिनको भी पेन रहता है, उसका एक कॉमन जो रूट कॉज रूल आउट होता है, दैट इज ओबेसिटी, एक्स्ट्रा वेट। अगर आपका बीएमआई हाई है तो आपको जरूर आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, हमारे बड़े जॉइंट्स हैं, नी, हिप, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। अब जो आप लोगों को जरूर ये नॉलेज है कि अपने वेट को कैसे मैनेज करना है। एक्सरसाइज, योगा भी करते हैं आप लोग, अच्छी डाइट भी लेते हैं,
प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन भी रेगुलरली करते रहते हैं, बट स्टिल कई बार ये क्वेश्चन सभी के रहते हैं कि हम लोग अच्छा करने के बावजूद हमारा वेट कम नहीं हो रहा, इंचेस फिर कम हो जाते हैं बट वेट कम नहीं हो रहा। वेट कम करना बहुत जरूरी है, और जो उसमें हिंड्रेंस होती है वो हिंड्रेंस होती है हमारे पैटर्न के ऊपर, कि किस तरह हम लोग खाना खा रहे हैं, उस चीज को हमें पहले सॉल्व आउट करना है। दूसरा कि ओवर ईटिंग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ओवर ईटिंग से मतलब है कि एक बार में ही भर के जो खाने की आदत होती है, हम लंच हैवी ले लेते हैं। लंच हैवी के चक्कर में हम लोग सडन बहुत ज्यादा अपने पेट को प्रेशर देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि ग्राइंडर है जिसमें हम लोग हरी चटनी कुछ भी बनाते हैं, अगर आप लोग उसके पूरे लिड तक ऊपर तक भर देंगे उसको और फिर उसको ग्राइंड करेंगे, तो क्या वो प्रॉपरली चटनी बन पाएगी? नहीं। उसमें हम लोग थोड़ा स्पेस देते हैं कि एयर की स्पेस भी रहे, और थोड़ा हम उसमें पानी डालते हैं, और फिर उसको जब हम प्रॉपरली ग्राइंड करते हैं तो वो बहुत जल्दी वो चटनी प्रिपेयर हो जाती है। सिमिलरली अगर आप अपने स्टमक अगर हमारा इतना है तो उसमें जरूरी है हाफ सॉलिड फूड जाना चाहिए, 1/4 वाटर जाना चाहिए, और 1/4 उसमें एयर के लिए आप लोग स्पेस छोड़िए, जिससे प्रॉपरली आपका स्टमक जो है उसको प्रॉपरली चर्न करके आगे पुश कर सके। तो 50% सॉलिड, 25% वाटर के लिए स्पेस एंड 25% एम्प्टी एयर स्पेस होगी। जब ये प्रॉपर ब्लेंड बनेगा तो प्रॉपरली वो चर्न हो सकेगा, फर्स्ट। दूसरा, हरड़ आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, हरड़ एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है। वो हरड़ अगर आप लोग कंज्यूम करेंगे अपनी पोस्ट मील, अगर छोटा सा टुकड़ा अगर उसका आप लोग सिर्फ चूसेंगे हरड़ को, तो भी आपके वो डाइजेस्टिव होती है, डाइजेशन को बूस्ट करती है। तो हरड़ मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। मैं टैबलेट नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, हरड़ जो रॉ आती है उसको हल्का सा आप तवे पे या गैस उसमें अपने कढ़ाई में सेक लें तो हल्की फूल जाती है वो, फिर उसको हल्का हल्का कूट के हल्का सेंधा नमक बुरका के अपनी बर्नी में भर के रखें। बस रोज एक टुकड़ा, सुपारी जितना टुकड़ा अगर आप खाने के बाद चूसेंगे तो भी वो आपकी डाइजेशन को बूस्ट करेगी। दूसरा, जिन लोगों को हार्मोनल रिलेटेड कोई डिसऑर्डर की वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही वेट मैनेजमेंट में, तो मोरिंगा जो कि सेंजने की फली है, वो भी बहुत बेनिफिट देती है आपके हार्मोन स्टेबलाइजेशन पे, और हार्मोन जब स्टेबल होते हैं तो भी वेट मैनेजमेंट अच्छे से होता है। दूसरा, आप अपने पोस्ट मील मुखवास को ऐड कर सकते हैं। मुखवास हम सभी के एक कल्चर है खाने के बाद सौंफ मिश्री खाने का, बट उसकी ये रेसिपी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो आप इस पॉइंट को जरूर पेन डाउन कर लें कि जो हम मुखवास बनाना है वो किस तरह बनाना है कि हमारे को वो ज्यादा बेनिफिट दे। और ये हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं, मेल फीमेल, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई एलर्जिक है वो लोग इसको कंसल्टेशन के बाद इसको कंज्यूम करें, बट इन जनरल आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी है कि थोड़ी सौंफ, 50% सौंफ को आप तवे पे या गैस उस पे कढ़ाई में सेक लीजिए, और थोड़ी सौंफ कच्ची रखिए, मतलब आधी कच्ची सौंफ और आधी पक्की सौंफ, नंबर 1। नंबर 2, धनिया, कोरिएंडर सीड्स, जो सीड्स आते हैं हमारे मार्केट में, उनको हल्का सा सेक के और क्रश कर लो। कोरिएंडर सीड्स, जो सब्जियों में हम धनिया पाउडर भी डालते हैं, वही धनिया रॉ कोरिएंडर, उसको भी आप थोड़ा सा रोस्ट करके उसको अधकच्चा कूट के वो उसमें मिक्स कर लीजिए। साथ में आप थोड़ी सी उसमें मिश्री, कटर मिश्री नहीं, धागा मिश्री जो आती है, आप सभी लोग समझते हैं इस चीज को भी, धागा मिश्री टेस्ट अकॉर्डिंगली, जो डायबिटिक हो वो बहुत थोड़ी सी डाल लें, जो फिट हैं जिनको कोई शुगर रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं हो थोड़ी मिश्री ज्यादा डाल सकते हैं, वो इसमें बनाइए। तो ये एक मुखवास बन गया, आधी कच्ची आधी पक्की, और धनिया सीड्स और मिश्री। साथ में आप चाहो तो इसमें नारियल, जो सूखा नारियल होता है उसका गिरी भी आप उसमें डाल सकते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको हार्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर रहता है, वो इसमें रोस्टेड अलसी भी मिक्स कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी आपका एक ये मुखवास बनेगा। आप इस मुखवास को अगर पोस्ट मील से 1 टीस्पून कंज्यूम करें और वॉक करें, तो आयुर्वेद तो इसके लिए श्लोक भी है, शतपथ गमन, मतलब 100 स्टेप्स वॉक करो। तो बस ये आपने खाया और 100 स्टेप्स वॉक करिए, वॉक करते जाइए और च्यू करते जाइए, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद इस पे हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। तो पानी भी आपका पियोगे फिर आराम से 15 मिनट बाद, जो हमें एकदम खाना खाने का इच्छा होती है पानी पीने की, वो इच्छा भी आपकी कम हो जाएगी,
और बाद में आप ये पानी पियेंगे और बीच में मुखवास खाइए और 100 स्टेप्स वॉक करिए। इससे आपका डाइजेशन जितना बूस्ट अप होगा उतना ही आपका वेट मैनेजमेंट पे आप वर्क करने लग जाओगे। अगेन जो हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन रेट है वो इससे बूस्ट अप हो जाएगी। तो अगर आप इस रेसिपी के और इन अरट और मोरिंगा का अगर आप एनी ऑफ द वे कंजम्पशन शुरू करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट जरूर होगा। डॉक्टर कुणाल, एक और चीज है कि इट इज नोटिस दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर एज मोस्टली पीपल कंप्लेन ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसको कैसे मैनेज करा जाए कि ये ना होए, पहली बात। और बहुत लोग राइट फॉर देम टू कंप्लीटली लीव शुगर। तो फॉर दिस बहुत जरूरी हमें ये बात समझना कि हम जो खा रहे हैं वो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करने पे, मैं बार बार इसी पॉइंट पे इसलिए फोकस करूं कि एब्जॉर्प्शन अगर नहीं है तो आपकी सारी मेहनत वेन में है, सब गलत है। अगर आपकी आपकी बॉडी हर एक चीज को एब्जॉर्ब करने लग जाए तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। बहुत बड़ा ये फैक्ट है। स्टिल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद आपके ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, उनकी वर्किंग रिड्यूस होती है, तो उसके लिए हमें एक सप्लीमेंटेशन, भारी सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके लिए हमें मेडिकेशन और उनको मेंटेनेंस चाहिए होती है। मेंटेनेंस के लिए जरूरी है साथ में आप अपनी जो डाइट पैटर्न है उसको बहुत फिक्स्ड रखें कि लंच जिस टाइम पे आप लोग करते हैं उसी टाइम पे करें, डिनर टाइम फिक्स करें, च्यूइंग हैबिट्स को अपनी सही रखें, वाटर इनटेक हैबिट्स को सही रखें, वॉकिंग पैटर्न को सही रखें। जहाँ गलती होती है वो है एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइजेस जब हम लोग करते हैं वो गलती होती है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि रात में आप थोड़े रेजिन्स, मुनक्का, बादाम, अखरोट, जो भी ड्राई फ्रूट आप लोग कंज्यूम करते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में वार्म वाटर में सोक कर दीजिए और सुबह बहुत प्रॉपरली इन ड्राई फ्रूट्स को च्यू करिए। ड्राई फ्रूट्स बहुत हेवी होते हैं डाइजेशन के लिए, इसलिए हमें उन्हें सोक कर देते हैं जिससे वो इजी टू एब्जॉर्ब हो जाए। स्टिल उसको बहुत प्रॉपरली हमें च्यू करना चाहिए। जितना आप च्यू करेंगे प्रॉपरली उतना ही आपके इंटेस्टाइन उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी। और उसके ऊपर फिर हल्का वार्म ड्रिंक, कुछ भी गर्म चाय, दूध, ग्रीन टी कंज्यूम करके फिर 10-15 मिनट बाद अपना एक्सरसाइज, योगा, वॉक शुरू करेंगे तो वो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बहुत जरूरी है। कोई भी हमारी बिल्डिंग होती है तो हम अगर उस पर रेगुलरली मेंटेनेंस नहीं देते तो वो बहुत जल्दी गिर जाएगी। उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर व्हाइट पॉलिश भी करवाते हैं, कहीं कहीं कोई रिपेयर करवाना होता है तो सीमेंटिंग भी करवाते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी, इसको टाइमली रिपेयरमेंट जरूरत होती है, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। तो फिजिकली अपने आप को फिट रखो तो उसके लिए मसाज जरूरी है, हल्की मसाज या हल्की गार्निशिंग कह लीजिए, हल्की वॉक जरूरी है। मेंटली ऐसे वेबिनार्स आप लोग अटेंड करते रहिए, ग्रुप गैदरिंग्स में जाते रहिए, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिलीज में अपने पॉइंट्स डिस्कस करिए। आजकल बहुत से लोगों को एक जो प्रॉब्लम डेवलप हो रही है कि आप अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग्स है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो किट्टी पार्टी ग्रुप्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपके अंदर जो बात है उसको बाहर निकालिए। बट अब हम लोग, हमारी किट्टी पार्टीज हो गई, चेंज हो चुकी, जो सभी को पता है किस वे में वो चेंज हुई है, बट इसको वापस से आप रिवाइव करिए। अपने जो भी आपके ग्रुप गैदरिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज है, उसमें अपनी बात रखना शुरू करिए। उससे आप मेंटली बहुत रिलैक्स होंगे। आजकल फीमेल्स में हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर बढ़ने का रीजन ही यही है कि पहले देखिए लेडीज अपनी बात अपने फ्रेंड से शेयर करती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे को वर्क में ये स्ट्रेस हुआ, घर पे ये स्ट्रेस हुआ, तो अपने शेयर करते थे अपने थॉट्स। बट वो थॉट्स हम लोग शेयर नहीं कर पाते। तो उसका एक बहुत दूसरा इजी तरीका है, पेन डाउन योर थॉट्स। आपकी अपनी खुद की डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने फीलिंग्स लिख सकें। जब आप अपनी फीलिंग्स लिखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपके ब्रेन की जो एक्स्ट्रा जो दिमाग चलता रहता है ना, कि रात भर नींद ही नहीं आती, दिमाग ही चलता रहता है, वो जो एक्स्ट्रा थॉट्स है वो आप उसमें जब लिख दोगे तो वो आपके मेंटली आपको फिट रखेगी। सोशली लोगों से मिलिए, तो फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी ये मेंटेनेंस है। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा पानी पीजिए, तो आप अपने इन मेंटेनेंस पार्ट को बहुत अच्छे से और आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है बहुत खुशी से आप निकाल सकेंगे। बस बहुत बढ़िया से आपने समझाया डॉक्टर।
Dr. Kunal, now do you think we should open the round for the questions? I can see quite a few questions that are coming. Yes, please, definitely. Yeah. So I request the administrator. Audience questions, please. We'll have to unmute. मैं पूछूं एक क्वेश्चन? जी बिल्कुल, आप पूछिए। अच्छा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, नाम बताइए और अपना चैप्टर का भी नाम बताएं तो सबको अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं संगीता लोढ़ा, जीतो की सेक्रेटरी नेशनल। जी। मुझे ये सवाल था डॉक्टर, मतलब कि आजकल देखा जाता है कि आफ्टर 40 लेडीज को नी पेन और वेरिकोज वेन्स के पेन, मतलब वेरिकोज वेन्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी कोई रेमेडी है क्या? अगर वेरिकोज वेन एक बार हो जाती है तो वो वापस है क्या, मतलब कि वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए? और नी पेन भी क्यों होते हैं, मतलब इतना कॉमन क्यों हो गया अभी? देखिए, नी पेन, वेरिकोज वेन होने का पहले हमें जो रूट कॉज है उसको एलिमिनेट करना जरूरी है। आजकल आप लोग, बहुत सी लेडीज हैं जिनकी स्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज हम सबके घरों में किचन कैसी हो गई है, वर्किंग प्लेटफॉर्म कैसे हो गया है, स्टैंडिंग। आप लोग सुबह 4 घंटा, शाम को 2-3 घंटा खड़े रहते हैं। स्टैंडिंग किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो सिर्फ आपके जॉइंट्स पर एक प्रेशर है। ओवर स्टैंडिंग से आपके पाँव में एक जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वापस से हार्ट उसको प्रॉपरली पंप पुल नहीं कर पा रहा, जिस कारण से आपके वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। सबसे पहला जो ये रीजन है, और आप लोग देखेंगे कि आपके घर में मदर, वाइफ, उनकी स्टैंडिंग 4-4, 5-5 घंटे इन अ स्ट्रेच होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवर स्टैंडिंग को अवॉइड करिए, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप उसका मेडिकेशन भी ले रहे हैं, स्टिल आपको ये प्रॉब्लम रूट से नहीं एलिमिनेट हो रही, उसका ये बहुत बड़ा रीजन है। ओवर स्टैंडिंग को अवॉइड करें। अवॉइड करने का, मैं ये नहीं कहता कि आप बैठ के ही सब काम हो, पॉसिबल नहीं है। तो उसका हम लोग एक सिंपल सोल्यूशन जो मैं पेशेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि आधा घंटा आप लोग काम करिए और 5 मिनट 10 मिनट बैठ के काम करिए। जैसे चॉपिंग है तो आप बैठ के भी कर सकते हो, आपको कोई चीज क्लीन करनी है वो बैठ के भी कर सकते हो, अगर आपको रोटी वगैरह बनानी तो आप बैठ के भी कर सकते हो वो काम। तो उस पार्ट को आप थोड़ा करेंगे। पानी पीना है, बैठ के पियो, तो बीच बीच में अगर आप गैप दोगे तो आपके नी पर से प्रेशर हटेगा। दूसरा, एंकल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती है अपने वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट करने के लिए भी और नी जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए। तो अपने एंकल को पूरा पुल करिए, स्ट्रेच दीजिए, 5 सेकंड्स होल्ड करिए, फिर डाउनवर्ड स्ट्रेच दीजिए, 5 सेकंड्स होल्ड करिए, रिलीज करिए। ये अगर आप एक्सरसाइज बैठे बैठे भी करेंगे, अगर आप लेटे हुए तो भी करेंगे, तो आपको वो वेरिकोज वेन्स को वो बेनिफिट देता है, उसको रिड्यूस होने देता है। दूसरा, हल्की मसाज, अगर आप अपने काफ मसल्स पे, कि आपका ये एंकल है और ये आपका नी है, तो ये जो बीच का रीजन है ये हमारा काफ मसल है। काफ मसल पे बहुत जेंटल अगर कोई आपके रात को मसाज करेगा तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। जिनके वेरिकोज बहुत ग्रेड 4 के हैं वो ऑन रिकमेंडेशन ही मसाज करवाएंगे, बट जिनका बहुत स्लाइट साइड डेवलप हुआ है या प्रिवेंट करना चाहते हैं वो हल्की मसाज से भी उसको होल्ड और रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली नी जॉइंट को भी लुब्रिकेशन के लिए एक्सरसाइजेस के साथ में आप हल्की मसाज करेंगे तो वो सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। Thank you. Shall we take the second question? हेलो, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती अब हूँ। हम एक एक करके क्वेश्चन ले लें। फर्स्ट जिन्होंने सुमन जी कोठारी हेलो, सुमन जी कोठारी ने बहुत पहले से रेज हैंड किया। रेज करने लगे, बाकी अनम्यूट करिए। बेटा प्लीज अनम्यूट। जिसको भी क्वेश्चन पूछने हैं उनको हैंड रेज करने लगाइए। बाकी यस मैम, जो भी को-होस्ट है वो अनम्यूट कर सकते हैं, तो आप जिसका भी क्वेश्चन लेना चाहते हो उनको अनम्यूट कीजिए बस। लोग साधना जी जैन। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, am I audible? Yes, you are audible, ma'am. I would just like to ask, when we prepare that dalia, we put ghee in between. We prepare it while boiled.
Can we prepare dalia? आपकी आवाज क्लियर नहीं है साधना जी। We can do one thing कि जिनके क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हमारे मॉडरेटर नीता जी बुचरा will take those questions, so that will be more comfortable for everyone I guess. एंड द क्वेश्चंस मैम जो हमारे पास आ चुके हैं हम उन क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं, आप ही उनको अगर क्वेश्चंस पूछ लें जिससे हम टाइम एंगेजिंग रहे और सब इसको एंजॉय कर सकें। अ सजेशन मैम यू आर नॉट ऑडिबल, योर आप म्यूट हैं। यस Yeah, so I request the co-host to unmute. I can see 1 second. द नेम्स वी हैव ऑलरेडी गॉट। Yeah. Meena Badera ji. हाँ Meena Badera ji. Hello, I'm Meena Badera from Jito, Bangalore North. My question is, ladies at our age face so many menopausal issues. तो मेडिकेशन की जगह लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करें ताकि हम इसको कॉम्बैट कर सके? मेनोपॉजल सिम्टम्स में जो कॉमनली जो सिम्टम्स एनकाउंटर होते हैं उसमें जैसे हॉट फ्लैशेस, स्लीप डिप्राइव होने लग जाती है, बहुत अर्ली मूड स्विंग्स होते हैं, यूट्रस रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो डेफिनेटली विद टाइम गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन इज मस्ट। और साथ में अगर आप अपने हॉट फ्लैशेस और उनको और अपने स्लीप को कंट्रोल करने के लिए धनिया जो होता है कोरिएंडर सीड्स, उसकी चाय अगर आप लोग पियेंगे तो वो बहुत बेनिफिट देता है आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स को कंट्रोल और सप्रेस करने में। साथ ही वॉकिंग बहुत जरूरी है अब मेनोपॉजल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। डेफिनेटली वॉक, पर ओवर स्टेप्स नहीं। जो एक टारगेट हो जाता है कि 10,000 स्टेप्स करने, 12,000 स्टेप, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, आप जितना इजीली उसको एंजॉय कर सकें उतनी वॉकिंग जरूरी है। साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। आप लोग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, वो स्ट्रेचिंग के पार्ट में सब आ गया, बट हल्की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग होती है स्लाइड कुछ वेट्स लेके। तो आप इजीली, आजकल वेट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उन 5 kg 3 kg के वेट्स के साथ हल्की एक्सरसाइजेस, वेट कफ आते हैं जिनको पाँव पर बांध लीजिए, उन वेट कफ के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे मसल प्रॉपर्ली टोन अप होना शुरू होती है। दूसरा, मेनोपॉजल सिम्टम्स में अगर आप बेली बटन पे रेगुलरली मसाज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने पे। साथ ही अपनी डाइट को लुब्रिकेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी में हीट एक्स्ट्रा जनरेट और पुल्ड होती है। इस वक्त आप देखिए बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें हीट बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लो कर रही है, उसमें धनिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। दूसरा, पेपरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। साथ ही अगर आपकी डाइट लुब्रिकेटेड होगी तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। रोज पेटल्स जो होते हैं वो बहुत बेनिफिट देते हैं, तो आप उसकी चाय में भी आप रोज पेटल्स डाल सकते हैं, या फिर आप रोज गुलकंद जो होता है वो आप खा सकते हैं। साथ ही कुछ 3-4 ही हर्ब्स हैं, आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली एंड वाटर चेस्टनट। आई अगेन रिपीट, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली एंड वाटर चेस्टनट। इनको भी आप किसी भी वे में अपनी डाइट में अगर ऐड ऑन करते हैं कभी क्या, तो वो भी आपको बेनिफिट देगी आपके हार्मोन स्टेबलाइजेशन पे और बूस्ट अप करके रखने में। स्टिल जो फेज होता है उसको आप मैनेज करके रख सकते हैं, मेंटेनेंस पार्ट है आपकी बॉडी का, उसको इस तरह इन हर्ब्स, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज से आप बूस्ट और मैनेज करके रख सकते हैं। I request the administrator unmute Bindu ji. Please unmute Bindu ji. And please share, I think everyone is asking for your contact number, Dr. Kunal. We'll just share it, your office number. बिंदु जी का नाम नहीं दिख रहा है इसमें, दूसरा ले लें। ओके जी, नेक्स्ट लीजिए संगीता जी, सुमन जी को ले लीजिए, सुमन रांका को। ओके, सुमन जी आप अनम्यूट कीजिए ना। आयुषी जी प्लीज अनम्यूट सुमन रांका।
जिनके भी और भी क्वेश्चन है आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में डालते रहिए, तो हमारी कोशिश रहेगी या हम अपने कम्युनिटी पे उनको आंसर भी करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत होंगे क्योंकि आज सुमन जी आपकी ओर से अनम्यूट कीजिए ना, सुमन जी राका। हो गया, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके, जय जिनेंद्र, मैं सुमन रांका JLW नॉर्थ बैंगलोर चैप्टर से। एंड पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप डॉक्टर कुणाल जी को जो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो निशा जी जो आज का ये प्रोग्राम क्यूरेट किया। एंड माय क्वेश्चन इज, आई अंडरस्टैंड कि गुड स्लीप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट आई नीड सम ऑफ द टिप्स ऑन दैट कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं। सो इट्स, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अच्छी नींद किसको नहीं पसंद। हम दिन भर खूब काम करते हैं, खूब अच्छा हार्डवर्क करते हैं कि रात की नींद बहुत अच्छी हो हमारी, बट स्टिल हम बहुत से लोगों के आजकल नींद स्लीप डिप्राइव हो रहे हैं। और स्लीप डिप्राइव होने का बहुत बड़ा रीजन है कि हम दिन भर के स्ट्रेस को अपने साथ बेड पर लेके जाते हैं। उस स्ट्रेस को, उस दिन भर की जो बातें हैं उसको अपने आप से अलग करना बहुत जरूरी है, जिसको हमारी जैनचर्या में मैत्री भी कहा जाता है। खम्मामि सव्य जीवा नाम सव्य जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सव्य भूतेषु वैरम मध्यम न केन, कि जिससे भी हमारा दिन भर में कोई गलत बात हुई, कोई झगड़ा हुआ, उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। उसको मैंने कोई गलत बुरा कहा हो वो मुझे क्षमा करे, उसने मुझे कुछ गलत कहा हो मैं उसको क्षमा करता हूँ। जो फॉर गिविंग हमारी जो जैनचर्या में हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इस पे साइंटिस्ट ने एक रिसर्च हुई अमेरिकन इंस्टीट्यूट पे इस टॉपिक के ऊपर, और जब उन्होंने इस चीज को लोगों के साथ प्रैक्टिस करवाया, रात को आधा घंटा मोबाइल सबके दूर रखवाए और कुछ लोग ओम चैंटिंग करवाई, हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई, तो उनके स्लीप पैटर्न्स में बहुत चेंजेस देखने को मिले। आज बहुत से लोग हैं जो रात को सोते तो हैं बट हमेशा दिमाग चलता रहता है, खूब सपने आते हैं। तो सोचिए अगर दिमाग दिन भर भी चल रहा है, रात को भी आपका सपनों में चल रहा है, तो माइंड को कब रेस्ट दोगे? और ये बहुत बड़ा रीजन है कि माइंड बहुत जल्दी वीक हो रहा है, मेमोरी रिटेंशन पावर बहुत जल्दी रिड्यूस हो रही है। तो अगर आप रात को मैत्री करके, फॉरगिव करके सभी को, और हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, स्लाइट कोई हल्का रिदमिक म्यूजिक, कोई राग, कोई भी आपको राग पसंद हो, अगर वो सुनते हुए अगर आप सोएंगे, और अपने जो फुट सोल है, हमारी जो पकतली है, उस पर हल्की मसाज करके अगर आप सोएंगे, तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो स्लीप डिप्राइव हो रही है वो आपकी बहुत सॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, खस के दाने जो होते हैं वो बहुत मदद देते हैं नींद लाने में, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट वो एक मेडिकेशन की तरफ आप चले गए। मैं रिकमेंड करूंगा अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बना लीजिए। तो अगर आप रात को आधा घंटा पहले अपने से मोबाइल अलग करके बहुत शांति से ब्रीदिंग करते करते, मैत्री करते करते अगर आप सोएंगे, आप हल्की फुट सोल मसाज करेंगे, स्लीप को बहुत कंट्रोल और अच्छा रख सकते हैं। तो हमने जब इस सारी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी आज हमने डिस्कस की, इस इंफॉर्मेशन को हमने जब अपने पेशेंट्स पर ट्राई किया, टेस्ट किया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जयपुर में आरोग्य भारती है, वहां पर गुरुजी के सानिध्य में जब हमने इन बातों पर विचार किया, उन पर हमने पेशेंट्स पर उसको ट्राई किया, टेस्ट किया, तो उसके जब हमें जो रिजल्ट्स मिले वो क्रंच पार्ट में आप लोग के साथ आज शेयर किया मैंने। ये बुक नॉलेज के साथ में एक्सपीरियंस नॉलेज भी जो मिलती है, तो वो एक वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हम लाएं। तो अगर आप लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि दो चीजें होती है, देखिए, अवेयरनेस टू एक्शन। आज हम सबको नॉलेज हुआ, बहुत से पॉइंट्स हमने सुने, समझे, उस पर लिखे, उनको पेन डाउन किया, तो वो अवेयरनेस हुआ। अगर उसको हम एक्शन में नहीं लाएंगे तो वो वेन है, वो सारी इंफॉर्मेशन गोज इन अ वेन। तो इट इज नेसेसरी कि टेक योर अवेयरनेस टू योर एक्शन, एंड डेफिनेटली अगर आप इन पॉइंट्स को ग्रेजुअली, हम एक दिन में हम नहीं बदल सकते, महल एक दिन में नहीं बनता, रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो अगर आपको एक फोर्ट, एक अच्छा सुंदर सा आपका बॉडी बिल्ड करना है, तो जरूरी है रोज एक स्टेप आगे बढ़े, रोज एक पॉइंट अपनी लाइफ में ऐड करते चले। तो मेक योर लाइफ अ स्टाइल दैट टर्न्स इनटू अ मेडिसिन। मेडिसिन ये भी एक स्टाइल है, जीवन जीने की कला को इतना सुंदर बनाइए कि वो एक औषधि बन जाए। बिल्कुल
इनको हम संकल्पित होकर अगर फॉलो करेंगे, जो आपने गाइडलाइंस दी हैं, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी सो मेनी चेंजेस इवन इफ वी फॉलो देम ओनली फॉर 21 days as you have been rightfully suggesting. And Dr. Kunal, we are also looking forward to the book that you are writing. Yes. नमस्ते। Hopefully we will have नमस्ते। it soon. मैं कलकत्ता से नमस्ते। सुमन कोठारी। जी Yes, ma'am. बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सेक्शन लगा और काफी टाइम बाद में अच्छी चीज सुनने को मिल रही है, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए सुनने को मिल रही है। मेरा क्वेश्चन है कि एक एज के बाद में रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पे, तो अपने चेहरे की रिंकल्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए? रिंकल्स कोई बीमारी नहीं है, वो आपकी बॉडी का एक रिफ्लेक्शन है, तो आप उस पर अपने फोकस नहीं करिए, वो तो एक गॉड का गिफ्ट है। आपको मेच्योर शो करना चाह रहे हो, बच्चा है तो कोई भी कहता है यार आप तभी बच्ची हो, आपको मेच्योर, जिससे आपकी बात पे वैल्यू, आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छे से कंसिडर करे, आप 4 जनों के बीच में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, तो वो एक नेचर गॉड का आपको गिफ्ट है। रिंकल्स एक गिफ्ट है हमारा, हम उसको ऐसे डिजीज नहीं समझे। ब्लेमिशेस हो रहे हैं फेस पे, डार्कनेस आ रही है, वो एक डिजीज है। रिंकल्स एक गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट को समझना चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। मेकअप से उसको दबाना है, बट उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। स्टिल अगर आपके अर्ली एज में या बहुत ज्यादा रिंकल्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत बेनिफिट होता है, एलोवेरा जेल बहुत बेनिफिट देता है, साथ ही कच्चा दूध जो होता है वो बहुत बेनिफिट देता है। आप उसको सिर्फ हल्का टैप करके और हल्का हल्का अगर मसाज करते हैं कच्चे दूध की भी, तो भी आपके वो डार्कनेस जो फेस पे आ जाती है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन जो आपके फेस पे आ गया, वो उसको रिड्यूस कर देता है। तो आप अगर उसको भी अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बट स्टिल अगर ये थोड़ा पर्सनलाइज क्वेश्चन है, तो आई वुड लाइक टू कि अगर आप हम कम्युनिटी से जुड़ के हम आपको उसको और अच्छे से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ डाइट पैटर्न भी हमें वर्क करने होते हैं, पर्टिकुलर योगा फॉर्म्स भी हमें ऐड करने होते हैं, कुछ मिलेट्स भी हम लोग ऐड करवाएंगे, तो वो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो गया। बट इन जनरल अगर आप एलोवेरा और कच्चे दूध को ऐड करते हैं, अप्लाई करते हैं और अपने इस नेचर गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मैं अभी। Dr. Kunal is not only a neurotherapist, let me share with the audience, but also he can give you the perfect diet plan according to your personal requirements. So you need to connect directly sometime. Now, Hello, Dr. Kunal, doctor. there's one. Hello. Yeah. एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स पे देख रही हूँ, वो पूछ रहे हैं कि ये जो अपन ने जो वाटर बताया है, कॉपर वाला वाटर, वो क्या बच्चों को दे सकते हैं? कैन इट बी गिवन टू द किड्स आल्सो? इट इज रिकमेंडेड आफ्टर 15 और 18 ईयर ओल्ड ओनली। उससे पहले कॉपर थोड़ा गर्म होता है, बच्चों में ऑलरेडी बहुत हीट होती है, तो एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी जरूर बूस्ट अप करेगा। बट अगर हाइपर एक्टिव आपका किड है तो तब नहीं दे, अगर लो है, लेथार्जिक इन नेचर है, तो आप दे सकते हैं। बट 200 ml इज अ सेफ जोन, तो वो पी सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। Perfect. Now, shall we take the last question? Sir, ma'am, I've been waiting for a long time. Yes, please. Yes, please. जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। चैप्टर बताइए। डॉक्टर साहब, मेरे एक दो छोटे से सवाल थे। एक तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने बताया था कि जिसको कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको तेल का कंजम्पशन, तो बेली बटन में जब तेल डालते हैं कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी के लिए, तो इट इज ओके कि दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट? अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, आप उसको सुपरफिशियल अप्लाई करें। हम इनटेक का नहीं रिकमेंड करेंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो ऑन कंसल्टेशन ही ऑयल एंड घी का कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। बट जिनको सुपरफिशियल अप्लाई करना है, बेली बटन में अप्लाई करना है, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं इंक्रीज होता। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। दूसरा दलिया का जो आपने बताया डॉक्टर, मेरे 2 मिनट के लिए जब इंटरनेट कनेक्शन चल गया था, तो 21 डेज का क्या बताया आपने डॉक्टर? ये बताना है मेरे को जस्ट कि दलिया कब लेना है, सुबह शाम कब लेना है? दलिया सबसे अच्छा होता है ब्रेकफास्ट में आप लोग उसको ऐड करें, एक बाउल सफिशिएंट होता है। जैसे हम लोग और कुछ खाएं उससे अच्छा है दलिया या उपमा। उपमा में भी घी अच्छा, जब उसको सेकते हैं तो घी डलता है, तो उपमा भी आप ले सकते हैं और दलिया भी। वो 21 डेज आई हैव टू टेक दिस एंड दैट्स ऑल, नो? बाकी नॉर्मल जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं?
हाँ जी, बट अपने यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद दिस रेसिपी, तो दैट विल वर्क एज अ वार्म एंड लुब्रिकेटिव डाइट। फिर दिन भर आप जो खाइए उसको तो एंजॉय करिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो रहा है रिसेंटली, इसीलिए मैंने ये बहुत स्पेसिफिकली पूछा आपसे। डेफिनेटली आप इसको फॉलो करें, तो आई गेस आप यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। कुणाल भैया, जय जिनेंद्र। Thank you so much for all for being such a wonderful interactive audience. May I request? नीता भाभी, जी कहना लास्ट क्वेश्चन। कुणाल भैया, जय जिनेंद्र। जी, जय आपने 2-3 बातें बताई। एक मोरिंगा जो बोला आपने हार्मोनल चेंजेस के लिए, वो कैसे यूज करना है, उसको कैसे बनाना है, और एक आपने बताया कि धनी की चाय, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कि इनको दोनों को चीज को यूज कैसे करना है और कब उसका उचित समय होगा यूज करने का। देखिए, मोरिंगा की कुछ रेसिपीज होती है, उसको किस तरह कंज्यूम करना है उस पाउडर को, क्योंकि पूरे को हर्ब है, तो उसको मैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ उसके रेसिपीज हम अपनी कम्युनिटी में उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। आप वहां से उसको पूरा थॉरली उसको फॉलो करें। दूसरा, जो धनिये की चाय है, वो आफ्टरनून में बस 1 कप गर्म पानी बॉइलिंग वाटर करिए, उसमें ½ टीस्पून धनिया पाउडर वो डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। ठीक है, जब आपका वाटर रेडी टू ड्रिंक हो गया, उसको छानी, थोड़ा सा शुगर टेस्ट अकॉर्डिंगली इफ यू वांट यू कैन ऐड, और वो पानी अगर आप पीते हो तो वो आपके एसिड का जो एनहांसमेंट हो रखा है बॉडी में और एसिडिक जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो उसको सप्रेस करता है। बट जो भी हम ये बात किए, उसके लिए जरूरी उसके साथ और कोई चीज ऐड ऑन नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इससे पहले कुछ खाया, कुछ नमकीन कुछ खाया, तुरंत ये पी लेंगे तो वो नहीं वर्क करेगा। इट इज अ मेडिसिन। ये एक मेडिसिन के फॉर्म में करोगे तो इतनी कि आधा-पौना घंटा पहले हम कुछ नहीं खाए पिए और बाद में भी नहीं खाए, तो वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली जाके आपको वर्क करके रिजल्ट आपको देगा। इस तरह आप करें। बाकी बहुत सी जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमने PDF में शेयर की है, जो आप लोग तक जरूर पहुंचेगी, और कम्युनिटी पे हर एक इंफॉर्मेशन को हम डेली पोस्ट करते हैं, जिससे टेक अ स्टेप, रोज छोटे छोटे कदम आगे बढ़ना होता है। आज हमने इतनी सारी बातें की, पर मैं मानता हूँ कि सारी फॉलो होना बहुत डिफिकल्ट है। हमने अगर 100 पॉइंट सीखे तो उसमें से 10 भी अगर हम लोग फॉलो कर लें, अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लें, तो मैं मानता हूँ आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रोज छोटे छोटे कदम एक बड़ी मंजिल को पहुंचने में मदद मिलती है। तो कुणाल भैया, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, baby steps to be a healthy person, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। बिल्कुल यही जो आज हमारा टॉपिक था। वाकई में ब्रिंगिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जिंदगी बेहतर तब होती है जब हम खुश होते हैं, और बेहतरीन तब होती है जब हम वजह बनते हैं दूसरों की खुशी के। सो डॉक्टर कुणाल, आज आप यही हमारे वजह बने हैं। आई कैन सी सो मेनी हैप्पी फेसेस ऑन दिस वेबिनार। विद दीज वर्ड्स आई हैंड ओवर टू Nisha ji to take the proceeding forward. Thank you, Neeta ji. Thank you, Dr. Kunal. It was a wonderful, wonderful session we had today, and I'm sure everyone has enjoyed this session. और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सेशन हमेशा होते रहें, चाहे किसी भी संस्था वाले करें, लेकिन करें जरूर, बिकॉज ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। मेरा भी एक क्वेश्चन मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी, लेकिन इतने क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं पूछ ही नहीं पाई। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आप आजकल के बच्चे जो डाइट फॉलो करते हैं कि हमको डाइट करना है, वो कितना फ्रूटफुल रहता है? क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, सुबह तो पालक और एप्पल का जूस पी लेंगे, वो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट, दिन में लंच में पनीर खा लेंगे, स्प्राउट्स खा लेंगे, वो हो गया हमारा लंच, और शाम को हम सूप पी लेंगे, ये हो गया हमारा डिनर। तो ये कितना फ्रूटफुल है, करना सही है या गलत है अपने हेल्थ के लिए? बहुत समझदार है वो बच्चे जो अभी से इस डायरेक्शन मुड़ चुके हैं। इसको किसी तरह ये गलत नहीं है। सिर्फ सप्लीमेंटेशन पार्ट पर आना, ज्यादा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट प्रोटीन लेना, सप्लीमेंट्स को पुश करना, दैट इज रॉन्ग। आप जितना नेचुरली अपने फूड से प्रोटीन, नेचुरली आप फूड इनसे जो हर्ब्स, विटामिन्स, इनको एब्जॉर्ब करने पे जितना आप पुश करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। कोई भी सप्लीमेंट्स होते हैं उसके ग्रेजुअली लाइफ में कुछ सेक्शन के लिए वर्क करते हैं, बट हम जो नेचुरली जो चीज गेन कर सकते हैं, आपकी बॉडी उससे अच्छा आपको कभी रिजल्ट दे ही नहीं सकते। तो आपके जो है उनको तो मेरा प्रणाम है, जो अभी से इस डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं और अपने आप को हेल्दी रखने में फोकस कर रहे हैं। तो
आप उनको जरूर प्रमोट करें और वो सही डायरेक्शन में, एंड दे शुड फॉलो दिस। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा और मेरे बहू दोनों करते हैं एंड दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 kg। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि मुझे कई बार लगता है कि इतना कम खाना क्यों खाते हैं, पर वो कहते हैं हमें भूख नहीं लगती है, हमें भूख लगती नहीं है उससे। डॉक्टर साहब, एक अंतिम क्वेश्चन था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, तो ये गट की जो प्रॉब्लम होती है कि वात पित्त और जो आपने बताया वो कैसे उत्पन्न हो जाती है उनके स्टमक में? मैम एक बार रिपीट करेंगे। जब वो पैदा होता है तब तो वो स्वस्थ रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर ये वायु पित्त और जो अम्ल की अपन जो बात करते हैं, 3 तरह की जो चीजें होती है अपने स्टमक में, वो कैसे शुरू हो जाती है उनके बॉडी आप में? जब एक नया कपड़ा खरीद के लाते हैं तो क्या वो हमेशा ही अच्छा रहता है, हमेशा ही साफ रहता है, कभी उसमें कोई दाग नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि आप उसको हर जगह पहनते हैं। सिमिलरली ये बॉडी है, ये आप जब हर तरह के एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे तो वहां से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स जो है वो आपकी बॉडी उनको भी अट्रैक्ट करेगी। तो जब नेगेटिव पार्टिकल्स आ गए, हमें ये नॉलेज होना चाहिए हमें उसको कैसे रिमूव करना है अपनी बॉडी से। कोई टॉक्सिन आया है तो उसको फ्लश आउट करो, कोई नेगेटिविटी आई है माइंड में उसको तुरंत फ्लश आउट करो। फ्लश नहीं करेंगे उस टॉक्सिन को तो वो आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाता है। तो आपको बस ये नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। यू शुड नो योर बॉडी नेचर। हर बच्चे का एक प्रकृति होती है, वो या तो वात या पित्त या कफ, मानी कि इसमें से एक का वो उसका बॉडी का नेचर है। तो बॉडी में जैसे जैसे बाहर की चीजें जाएंगी वैसे वैसे वो उसमें ग्रो करते हैं। बट उसको अगर आप बचपन से ये नॉलेज देते जाएंगे कि दिस इज राइट फॉर यू, दिस इज रॉन्ग फॉर यू, तो वो ग्रेजुअली जैसे जैसे बड़ा होगा उस चीज को इम्बाइब करेगा। तो जो 100% उसको प्रॉब्लम होनी थी वो 50% ही होगी, जिसको 50% हो रही थी तो उसको 25% ही प्रॉब्लम परेशान करेगी। बस उसको आप फॉलो करें एंड फॉलो दिस, तो डेफिनेटली यू विल स्टे हेल्दी। ये थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। और मैं अब शीतल दुगर से कहना चाहूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स दे दें। शीतल। यस, तो आज के इस कार्यक्रम के लिए निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये ऑर्गेनाइज किया एंड नेशनल टीम JLW। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज हमारे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये ज्ञान कराया कि क्या खाना उचित है, क्या अनुचित, और किस तरह हम अपनी जीवन शैली को जिए आयुर्वेदिक पद्धति से। अभी हमारे पास 20 हैंड रेज और है, 20 क्वेश्चंस और है। आपको आप सबसे निवेदन है आप प्लीज चेक करें, डॉक्टर साहब का नंबर दिया गया है और एक ग्रुप भी लिंक भी शेयर किया गया है, तो आप वहां ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज समय की एक्चुअल में टाइम हो चुका है, मतलब हमारा सेशन ओवर होने का। तो और जो हम जैन भी है हमारे, तो दिन थके बहुत जने खाना खाते हैं, तो उसके लिए भी हम अभी ये प्रोग्राम को यहीं पे स्थगित करते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी JLW चेयरपर्सन का, संगीता जी ललवानी का, जो टर्की से भी यहाँ उपस्थित रही हैं, सुनीता जी बोरा हमारे डायरेक्टर इंचार्ज का, नीता जी बुचरा, आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से कंडक्ट किया, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल एपेक्स डिग्निटरीज और JLW डिग्निटरीज, सारे मेंबर्स का, और जो भी अटेंड करे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये प्रोग्राम अटेंड किए। 450 मेंबर्स ने थ्रू आउट सेशन पूरा अटेंशन के साथ ही प्रोग्राम को सुना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एंड थैंक यू एवरीवन। अभी हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम फिर हम आगे भी लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे कवर हो गए पॉइंट्स, कुछ रह गए हैं जैसे कि थायराइड हुआ या शुगर हुआ जो कि डेली प्रॉब्लम्स के लिए है। तो हम लोग फिर डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि एक बार फिर आए और कुछ और पॉइंट्स जो छूट गए हैं वो कवर करेंगे, और जितने हैंड रेस हैं उनका भी प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट मंथ अगर हम चाहेंगे तो निशा जी और डॉक्टर साहब अगर अनुमति देंगे तो फिर एक हम लोग सेशन रखेंगे इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। शीतल, ये बात बहुत सही कही तुमने कि इस सेशन की एक बार और आवश्यकता है हमें, और जो डॉक्टर साहब जिस तरह से समझाते हैं शायद मेरे ख्याल से सबको एकदम सरल भाषा में
सब कुछ समझ में आ जाता है। हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनका समझाने का जो तरीका है वो ही बहुत बढ़िया है। और हिंदी जो बोलते हैं, शुद्ध हिंदी, और जो समझाने का तरीका, वो सब लोग आत्मसात कर लेते हैं उसको। राइट। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। शीतल ने तो थैंक यू बोल ही दिया है आपको, लेकिन Thank मैं you, अपनी शीतल। तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको और नीता जी को और पूरी JLW टीम को कि आज बड़ी संख्या में आप सभी ने आके हौसला अफजाई करी है और इस प्रोग्राम को सक्सेस किया है। थैंक यू डॉक्टर वंस अगेन। अब हम नेशनल एंथम जो कि हमारे कार्यक्रम में Yes. अंत में करते, तो आप श्वेता प्लीज, थैंक यू, एंड प्लीज प्ले नेशनल एंथम। सो एवरीवन प्लीज स्टैंड अप फॉर श्वेता प्लीज प्ले। श्वेता श्वेता है क्या? नहीं तो अपने आप ही बोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ।